को नमस्कार। और आज इसके इस कार्यक्रम में जो वेबिनार है हमने आयोजित की है, महामारी काल से निपटने के लिए जैविक खेती और जैविक कृषि की क्या संभावित भूमिका हो सकती है, उसके ऊपर हमने ये चर्चा आयोजित की है। और हमारे बीच में एक्सपर्ट स्पीकर्स भी मौजूद है, जिनको मैं समय समय पर रहते बुलाऊंगा एक एक करके। और मेन पैनलिस्ट होंगे आज के सर। जैसा कि विदित है, आप सबको मालूम है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और आज भी करीब 58% की आबादी, हमारी जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। यह स्थिति तब है जब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा वर्ग है वो बहुत अधिक संख्या में शहरों की तरफ पलायन कर रहा है, क्योंकि उसको वहां ज्यादा आकर्षण दिख रहा है। भले ही वह शहरों में जाके वो छोटी मोटी नौकरी करे, लेकिन वो गांव में रुकना नहीं चाहता, कृषि से जुड़ना नहीं चाहता। लेकिन इन सबके बावजूद आज स्थिति यह है कि 58% की संख्या इससे जुड़ी हुई है और इस पर आश्रित है। जहां तक खेती की बात करते हैं सर, हम देखते हैं कि पिछले कई अरसों से रसायन युक्त खेती का प्रचलन बढ़ा है। एक समय था, एक दौर था हरित क्रांति का, जब रसायन युक्त खेती को एक निश्चित अवधि, निश्चित आकार और निश्चित क्षेत्रफल के लिए परमिट किया गया था। लेकिन जैसा कि हमारी आदत है कि हम किसी वस्तु या कार्य को पहले उसका सदुपयोग करने की जगह उसका दुरुपयोग करने की सोचते हैं, और यहाँ भी यही स्थिति हुई। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश सर। रासायनिक खेती एक निश्चित उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, जिससे कि हमारे देश में जो बाढ़ग्रस्त, सूखाग्रस्त और अकालग्रस्त से भुखमरी से बचाया जा सके लाखों लोगों को। लेकिन हमने इसका दुरुपयोग किया और ट्रेंड ये बन गया है कि आज हम देखते हैं 97.5% किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं, यानी कि केवल 2.5% ही जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, जो कि स्थिति बहुत दयनीय है और निश्चित तौर पे इस पर गौर करना बहुत आवश्यक है। यह भी देखा गया है कि अब इसको बहुत अधिक साल हो गए हैं, मतलब काफी साल हो गए हैं रासायनिक खेती को, और इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। लोगों को महसूस होने लगा है कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोगों को ये महसूस होने लगा है कि न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे जीव जंतुओं और पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रहा है। सरकारें भी अपनी तरफ से नई नई योजनाएं लाकर जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो केमिकल खेती को भी नहीं छोड़ पा रही हैं सरकारें, क्योंकि उनकी तरफ से यूरिया, डीएपी जैसे खाद किसानों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं, फ्री में कम दरों पे दिए जा रहे हैं। तो ऐसी दोहरी नीति से हमें कुल मिलाकर नुकसान ही हो रहा है। शायद हमें यह चुनौती भी इसी वजह से झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब कुछ अरसे से कई राज्यों ने जैविक खेती को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया, और सिक्किम और केरल तो जैसे इसको उदाहरण है, दो उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में भी इसके लिए शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हमारी जनसंख्या को देखते हुए ये एक अभी भी चुनौती बनी हुई है कि हम कब उस मुकाम पे पहुंचेंगे जब हम 100% जैविक खेती करने वाला देश हमें समझा जाए। ये आज भी एक चुनौती है। लोगों को ये तो मालूम चल गया है, हम खासकर हमारी युवा पीढ़ी को, कि यह जैविक खेती उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है। उनको ये भी मालूम है कि विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व जैविक खेती से ही मिल सकते हैं उनको, और किसी से नहीं। और हमारी जनसंख्या को यह भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए और उसको विकसित करने के लिए जैविक खेती का उपभोग बहुत जरूरी है। और अब पाचन तंत्र की बात करते हैं तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, इम्यूनिटी पावर, उसकी भी हम बात करते हैं। यही इम्यूनिटी पावर है जो कि हमारे इस महामारी काल में बहुत प्रचलित हो रही है। हर जगह केवल इसी की चर्चा हो रही है कि हमारी इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है, मजबूत है,
तो कोई भी महामारी हमें हमारे शरीर को टच नहीं कर सकती है। और महामारी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो बदलाव है युवा वर्ग का वो सामने दिखने लगा है, क्योंकि हाल ही के एक शोध में, मैं एक शोध का रेफरेंस देना चाहूंगा, उसमें ये सामने निकल के आया है कि जो हमारे ऑर्गेनिक फूड परवेयर्स हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि कई फूड रिटेलर्स ने 90 से 100% की अपनी बिक्री की वृद्धि बताई है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, उनमें से एक है दिल्ली की आई से ऑर्गेनिक, जिसने 90% की बिक्री की बढ़त दिखाई है इस 5 माह के महामारी के काल में। कुछ और उदाहरण है, दिल्ली का ही एक है नेचुरली योर्स, गुजरात की है सूर्यन ऑर्गेनिक, कर्नाटक की है हेल्दी बुद्धा और राजस्थान की नेचरलैंड ऑर्गेनिक। सभी ने 50 से 60 या इससे ज्यादा बिक्री की सेल बताई है, ज्यादा मतलब बड़ी है इन 5 महीने में। इससे क्या जाहिर होता है, यही कि हम अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि जैविक उत्पाद, जैविक खाने, जैविक भोजन हमारे लिए कितना लाभदायक है। लोगों ने रसायन को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया है। अब इसके बदलते परिवेश में हम यहाँ ये चर्चा करेंगे कि जो बदलाव आ रहा है क्या हमारे लिए एक अवसर है, और अगर अवसर है तो हम इस अवसर को किस तरह से भुना सकते हैं। अगर ये अवसर है तो आने वाले सालों में हमारे जैविक उत्पादन और जैविक उपभोग का परिदृश्य हमारे देश का क्या होगा। अगर ये अवसर है तो हम क्या इस अवसर को भुनाते हुए इसको कायम रख पाएंगे, इस परंपरा को, या पेंडेमिक महामारी का काल खत्म होते ही क्या वापस हम अपने उस पुराने डरे पे आ जाएंगे जो पहले से चल रहा है। 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा इसके लिए। वर्ष 2002 और 4 में सार्स का वायरस फैला था, चाइना और हांगकांग में सबसे ज्यादा था, अन्य देशों में भी फैला। उस दौरान परंपरा बदली, लोगों का खान पान बदला और उस नतीजन लोगों ने जैविक भोजन को अपनाना शुरू किया। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि ये परंपरा बाद में भी कायम रही, आज भी कायम है। इसी प्रकार से वर्ष 2000 में यूरोप और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में BAC, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, यानी कि जिसको मेडकाउ भी हम कहते हैं, वो फैला। वो जानवरों से मनुष्यों के शरीर में पहुंचा, क्योंकि बीफ और इस तरह का भोजन बहुत अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है, उनके शरीर में पहुंचा, काफी मौतें भी हुई। तब लोगों ने जैविक को अपनाया और वो परंपरा कायम रही बाद में भी, विशेषकर स्वीडन, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड जैसे कई देशों में आज भी ये कायम है। तो हमारे देश में जो कोरोना महामारी का जो काल हम भुगत रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और जो जैविक उत्पाद की तरफ जो ट्रेंड बदला है, लोगों की सोच बदली है, क्या हम इसको कायम रख पाएंगे या हम अपनी आदत के अनुरूप हम वापस से अपने उसी डरे पे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी धीरे धीरे ये बदलाव आएगा और हम बढ़ेंगे आगे, और जो जैविक की तरफ झुकाव है वो बना रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या उपलब्धता के आधार पे, जो ट्रेंड के आधार पे हमारी उपलब्धता बनी रहेगी जैविक की, या लोग केवल इसलिए वापस से अपने ट्रेंड पे जाने पे मजबूर हो जाएंगे कि या तो जैविक भोजन उपलब्ध ही नहीं है तो क्या खाएंगे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो इन्हीं सब के लिए चर्चा करने के लिए हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं डॉक्टर SK शर्मा जी से निवेदन करता हूं, सर आप महामारी से निपटने के में प्रतिरोधक क्षमता के लिए जैविक उत्पादों का क्या महत्व है, इस पे प्रकाश डालने हैं। डॉक्टर SK शर्मा जी सर। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सटेंड माय हार्टी थैंक्स टू श्री दीपक जी सक्सेना साहब for choosing a very good topic for this particular webinar. I also extend hearty welcome and my gratitude to Dr. Arun K. Sharma Sahab, who is the main pioneer in the area of the organic farming
and similarly Mr. Rohit Jain, who is also one of the pioneer worker in the field of organic farming and leading our country at the national level in the form of the Organic Farming Association of the country, and our own and respected Sri Virendraji Pariyar Sahab, who by his writings as well as the sweet voice is modulating the different frequencies of organic farming in the heart of the people. And at the same time, Mr. Rajdeep Parikh, who is the person from the cuts and organizing this particular and all the participants. It's really a matter of great pleasure for me to associate myself with the cuts, and the name cuts itself is the Consumer Unity and Trust Society, which indicates the basic aspect of the जैविक itself. मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैविक अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और हमने एक इसको तुलनात्मक लाके इसको रख दिया, केमिकल फार्मिंग वर्सेस जैविक, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. जो लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं, उनका मैं आपको साइंटिफिक आधार दूंगा कि हमें अगर जैविक और केमिकल में कंपैरिजन करना है तो इट इज ए माइक्रो स्केल कंपैरिजन ओनली, इट्स नॉट मैक्रो स्केल. जैविक में जय का मतलब है कि ऐसी कृषि जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, हमारे जीवन को भविष्य तक ले जाती है, हमारी जीवन शैली को सुदृढ़ करती है. और वी का मतलब है कि विशेष, जो विशेष विघटनकारी जितने तत्व हमारे एलिमेंट एनवायरनमेंट में बढ़ने की कोशिश करते हैं, हार्मोनी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको ये खत्म करती है और इस सिस्टम से बाहर करती है, वो प्रणाली है जैविक. और तीसरा है कटुता, कि किसी भी प्रकार से सोशल इक्विटी, किसी भी प्रकार से जीएमओ, किसी भी प्रकार की ऐसी पॉलिसीज और इस प्रकार के अगर एलिमेंट और इसमें आते हैं और एक कटुआट एक हमारे समरसता में पैदा करते हैं, तो ये सारे प्रणाली को जब हम एक कृषि पद्धति के माध्यम से देखते हैं तो एक ये जीवन शैली का आकार लेती है. कई लोग इसको कहते हैं कि साहब सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अमर्ज, कि हमारे पास जो है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम बढ़ गई, 50% से ज़्यादा एरिया जिंक डेफिशिएंसी में, बीपी की प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ गई है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बढ़ रही है, कार्बन लेवल कम हो गया, हमारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन सोइल में कम हो गई. दिस इज द फैक्ट, एंड द science which originated from our own country, now we are borrowing it from the foreign countries. We are being given the example that now the Albert Howard from the USA, then Lady Balfour and North Walter Born, they are the pioneer workers from the Europe, USA and America who just changed our own original Indian organic farming into the modern organic farming. तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो जैविक कृषि है वो एक रेस्पॉन्सिव फार्मिंग नहीं है कि किसी कारण से हमारी कृषि बिगड़ गई और हम उसको सुधारना चाहते हैं इसलिए हम जैविक कृषि कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. ये एक शाश्वत लाभकारी कृषि है जिसको हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी जीवन शैली, हमारी उत्पादकता, हमारा इकोनॉमिक्स और हमारा ओवरऑल सिस्टम अच्छा रहे. उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखेंगे तो हम जल्दी अंगीकार करेंगे, क्योंकि अभी पैंडेमिक कोविड-19 अभी चल रहा है और हम सबको इसकी जल्दी से वापस याद आ गई, क्योंकि नाउ एवरीबडी इज इन द सर्च ऑफ द सेफ फूड. हमें फूड सेफ्टी चाहिए. एवरीबडी इज इन द सर्च ऑफ सच द फूड आइटम्स दैट वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द डिजीज. हमारे कोई इन्फेक्शन नहीं हो, माइक्रोबियल फ्री होना चाहिए, इसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं हो, इसमें हैवी मेटल्स नहीं हो, इसमें बहुत सारे ऐसे कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं हो, ताकि हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी का वो डाउन नहीं है. तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमने इसको एज ए रेस्पॉन्सिव एग्रीकल्चर या एक किसी पर्टिकुलर कमी होने के उस जवाब में हमें एक जवाबदेही कृषि के रूप में इसके उभर कर आ रही है. और आपको सबको ये विदित है कि वैज्ञानिक आंकड़े और अनुसंधान इसमें बहुत बाद में शुरू हुए, 2000 के बाद में, लेकिन आज पूरे विश्व में 186 देश जैविक कृषि को अंगीकार कर रहे हैं. इसके जो मूलभूत तत्व हैं जैविक कृषि के, कि जो प्रिंसिपल ऑफ जो आपका हेल्थ है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, प्रिंसिपल ऑफ आपका जो केयर है, वो ऐसे सिद्धांत हैं कि मानव अगर अपने जीवन में भी अपनाए, अपने आसपास के वातावरण में भी अपनाए, तो उसका जीवन वैसे ही सुखी हो जाए.
तो हम इसको कृषि में क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो एक बिजनेस एलिमेंट है वो इसमें आगे बढ़ गया है। हमने ये मानने लग गए हैं कि साहब हमारा जो तकनीकी ज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, वो नेचर से भी आगे है। ये सत्य है कि हमें टेक्नोलॉजी का साथ लेना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि रॉकेट साइंस है वो एग्रीकल्चर में या ऐसे जहाँ पे नेचर आधारित जो हमें क्रियाएं करनी है उसमें एक लेवल तक काम करती है। उसके बाद में जो नेचर के घटक हैं, जो पर्यावरण के घटक हैं, उनके साथ हमें हार्मोनी में ही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार के जो पेंडेमिक और महामारी जो अभी हो रही है और हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है, और आपको सबको जान के ताजुब होगा कि जो अभी वर्ल्ड जो फूड प्राइज जो मिली है डॉक्टर रतनलाल, जिनकी 75 वर्ष की आयु है और 50 वर्ष का जिनको बहुत ही लंबा वैज्ञानिक अनुभव है और विश्व के माने हुए मृदा वैज्ञानिक है और मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि पेंडेमिक महामारी से पूरे जो मानव जो जाति है उसको एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि हमें हमारे आसपास ही खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहिए जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुसार हो। दूसरा उन्होंने बताया कि इससे हमें ये सबक मिला कि हमारा जो मृदा है वो उसको सुधारने के लिए में हमें अच्छी खेती क्रियाएं ही करनी पड़ेगी, शुभ लाभ की खेती करनी पड़ेगी। और तीसरा उन्होंने दिया है कि हमारे सोइल में जो माइक्रोब्स थे वो वैज्ञानिक सिद्धांत के तहत 3% होने चाहिए, जो आज घटकर मात्र 0.3% है। इसको क्या हम केमिकल फार्मिंग के जरिए बढ़ा सकते हैं क्या? जब हम लंबे आंकड़े अनुसंधान के पाते हैं तो उसमें अगर उनका आकलन करते हैं तो ये पाया जाता है कि जितने भी हमारे जहाँ पे आप अगर इसका एक सटीक सा आंकड़ा लें कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें समन्वित जो खेती करनी चाहिए, एक उसका इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट करना चाहिए और वो उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता मिलती है और उसके लिए भी अच्छा वो रहता है। लेकिन किसान के स्तर पे या उत्पादक के स्तर पर जब ये बात जाती है तो उसमें से प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, वातावरण के साथ जो क्रियाएं करनी है, हमें ग्रीन मैन्योर देनी है, हमें खाद देना है, जुताई समय पे करनी है, सही तरीके से पानी देना है, हमें नीम केक देनी है और हमारे जो भी पंचपर्णी है, 10 पर्णी है या जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, एग्रोनॉमिक मेजर्स है, वो छूट जाते हैं और हम केवल एनपीके और कुछ और जो हमारे जो पैकेज में रिकमेंडेड है 450 एक्टिव इंग्रेडिएंट है पेस्टिसाइड के जो हमारे भारत देश में चल रहे हैं उन तक हम सीमित हो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि हमारा उत्पादन एक लेवल तक बढ़ गया और हमने एक मिशन अप्रोच से हमारे देश की जो जनसंख्या थी उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन एरियाज में आवश्यकता ये कदम हमने किया, लेकिन इनके साथ ही साथ हमें वो समन्वित तरीके नहीं छोड़ने चाहिए थे और इसी कारण से हमारी जो भूमि में है हमारे जो सूक्ष्म तत्व है उनकी संख्या काफी कम हो गई है। आज कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही है जो कंटिन्यूअस मक्का गेहूं ले रहे हैं, कपास गेहूं ले रहे हैं या जिसमें दलहनी फसलें नहीं ले रहे हैं, गोबर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानवर कम हो गए, हमारी जीवन पद्धति बदल गई है और उसके कारण उनका जो कार्बन लेवल काफी कम आ गया और उस मृदा को हम डेड सॉइल कहने लग गए कि हमारी मृदा में अब शक्ति नहीं रही है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बढ़ती रहे और उस बहुत ज्यादा पोषक तत्व डालने के बाद भी आज हमारी मृदा घटती जा रही है। आपको जान के ताजुब होगा कि 1960 से 69 तक हम प्रति किलोग्राम एनपीके से करीब 12.1 किलोग्राम खाद्यान्न उत्पादन करते थे और अभी क्या जो दशक है 1990 से 2000 का उसमें हम मात्र 5 किलोग्राम जो है हमारा खाद्यान्न प्रति किलोग्राम एनपीके से लेने। हमने सारी तकनीकें लगाई, हमने वाटर मैनेजमेंट की बेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई, हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज ली, हमने फर्टिलाइजर पोषक तत्व अपने अनुसार दिए, पेस्टिसाइड का काम लिए, उसके बाद भी हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। तो दिस मेक्स अस in such a condition and force us to think some alternative measures। और उस अल्टरनेटिव मेजर्स में ये पाया गया है कि जैविक कृषि की जो पद्धति है उसमें अगर हम जैविक उत्पादन करते हैं, इसके द्वारा जो प्रोडक्ट जैविक प्रोडक्ट आता है चाहे वो सर्टिफाइड हो या ना हो, अपन इस पर चर्चा करेंगे कि सर्टिफिकेशन एक दूसरा डिफरेंट मेजर है, लेकिन अभी 3 पद्धतियां चल रही है कि लोग अभी अग्रसर हो रहे हैं कि एक आर्किटेक्चर का समूह है, मेडिकल डॉक्टर्स का समूह है, उसने अपने एक 50 लोगों का 100 लोगों का ग्रुप बनाया और सेफ फूड खाने के लिए वो अपना एक
लीज पे लेन लेके अपना उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें पेस्टिसाइड रहित, फर्टिलाइजर सहित अपना उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँ कि ऐसी जरूरत क्यों आ गई, क्योंकि सबको ये अच्छी तरह पता लग गया है कि हमें सेफ फूड चाहिए। सेफ फूड का मतलब होता है कि जो भी खाद्यान्न या खाद्य तत्व हमारे पास आता है, चाहे वो दूध हो, वेज पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें ये पूरी फूड चेन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप दाना ला रहे हैं, जैसे आप मक्का का भुट्टा खरीद रहे हैं, अब भुट्टा खरीदने वाले ने बहुत अच्छा पैदा किया जैविक से, लेकिन जब उसको ट्रैक्टर में, ट्रॉली में जब ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो खुले जूते, पाँव के कीचड़ के जूते उस पर रख रहा है, तो वो इन्फेक्शन आपके घर तक जा रहा है। तो यह कहने का मतलब है कि जैविक एक संपूर्ण विज्ञान है, एक संपूर्ण कृषि माला है, जिसके आपको जैविक कृषि प्लान बनाने से लेके जब तक प्लेट पे ये नहीं चला जाता है, आपको सारी वो क्रियाएं फॉलो करनी है, प्रक्रियाएं फॉलो करनी है, जिसके द्वारा हम सेफ फूड को पैदा कर सकते हैं। इसके तहत ये माना जाता है कि सेफ फूड होगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है बढ़ेगा। हमारे देश में कहा जाता है कि हमारे पेंडेमिक का जो असर है पहले से कम है दूसरे देशों के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बहुत है। आप सब जानते हैं कि दो प्रकार की इम्यूनिटी खास तौर पे होती है। एक तो होती है कि आपकी इनेट इम्यूनिटी, कि जो हमारी बॉडी में बचपन से ही हमारे पैदा होने के साथ ही होती है, वो किसी के कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कई बच्चे पैदा हुए, किसी के अस्थमा हो रहा है, किसी के नहीं होता है, कोई खुले बदन भी रहता है। दूसरी होती है अडेप्टिव, कि जो बाद में एक्वायर्ड करते हैं, और हम उसके सारे आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट भी दे रहे हैं। हम जैसे अभी काढ़ा पी रहे हैं, कोई ड्रम स्टिक का ले रहे हैं, अदरक का, गिलोय का, तो ये सब हम कह रहे हैं कि भाई हमें एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहिए जो कुछ समय के लिए रहती है, परमानेंट नहीं होती है, लेकिन उसको लड़ने के लिए बराबर बॉडी में बनाए रखनी पड़ती है। इसी के लिए हमें बार बार फोर्टिफिकेशन हमारी बॉडी का करना पड़ता है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात है, फूड एक ऐसे सिस्टम है जो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी देता है और हमारी इनेट इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये डीएनए लेवल पे भी काम करता है। तो इसको करने के लिए ये वैज्ञानिक तौर पे ये पाया गया है कि जैसे आप सब ने देखा होगा कि अभी जो कोरोना जा रहा है, जो क्योंकि ये माना गया है कि कोरोना पहले भी यहाँ विद्यमान था एज ए वायरस, लेकिन जो हम इसको नाम दे रहे हैं कि सार्स कोविड जो 2 है, जो बाद में जिसकी स्ट्रेन को WHO ने अभी केवल फरवरी 2020 में इसका COV-29 नाम दिया गया है, कि ये एक विशेष प्रकार का है जिसको अभी पूरी तरह से उसके मेजर्स और वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस कारण से विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई कि हमें हर तरीके से सेफ होना है। ज़्यादा सेफ यही है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, और उसमें सेफ फूड में 3 बातें मुख्य तौर पर आवश्यक है कि एक तो जो हमारा खाद्यान्न है या जो हम खाते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ के रूप में लें, ग्रेन के रूप में लें, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क के रूप में लें, उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड, रेजिड्यू, एंटीबायोटिक नहीं है। आज बाजार में बहुत सारे जो बता रहे हैं कि पोल्ट्री जैसी है, उसमें भी बहुत सारा अंडों में और मीट में आपका एंटीबायोटिक्स, उसके रेजिड्यूज मिल रहे हैं। तो लोग हमारे पास आ रहे हैं कि साहब क्या आपके पास जैविक अंडे हैं, क्या आपके पास जैविक मुर्गी है, क्या आपके पास जैविक मिल्क है। वो इसलिए आ रहे हैं कि ये माना गया है कि अगर कोई भी हार्मफुल हैवी मेटल्स आपके खाद्यान्न में है तो वो इम्यूनिटी को सीधा कम करते हैं। दूसरा ये है कि माइक्रोबायोलॉजिकली आपका जो भी प्रोडक्ट आए वो सेफ होना, फ्री होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, उसमें किसी भी प्रकार का एसिडिया कोलाई नहीं हो, और जो WHO की तरफ से जो रिकमेंडेड जो हानिकारक हैं या हमारे इन्फेक्शियस एलिमेंट हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। और तीसरा ये माना जाता है कि उसका जो ऑब्जर्व जो इफेक्ट ऑन हेल्थ, कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति को वही खाना देते हो, दूसरे पे नहीं चलता है, तो किस बॉडी पे कौन सा फूड काम में कर रहा है, उसके बॉडी पे इफेक्ट भी आपको झलकना चाहिए, तब उसको मानते हैं हम सेफ फूड। अब इस सेफ फूड को पैदा करने में जैविक कृषि का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैविक कृषि में पहले से ही इन्होंने ये मना कर दिया है, निषेध है इस बात का कि इट इज ऑलरेडी बैंड, देयर वुड बी नो यूज ऑफ एनी पेस्टिसाइड, एनी antibiotics or any hormones which are not safe to this environment as well as to any kind of the life existing on the earth. If these are not used, then alternative sources will be used. अब alternative source में अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो पूरी प्रक्रिया है, राइट फ्रॉम द चूजिंग कि कौन सा ऑर्गेनिक सोर्स लें, इवन आप FIM भी काम में लेते हैं आपके खेत में। अभी जैसे कई किसान हमारे पास आ रहे हैं, वायरल डिजीज हो रही है, ब्लैक ग्राम में है, ग्रीन ग्राम में है, अब इसका क्या हम सीधा कंपोस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको करें? तो देर आर स्टैंडर्ड्स की, ऐसे अगर आप डिजीज प्लांट है तो उसकी कैसे कंपोस्टिंग करें। तो डॉक्टर शर्मा मैं थोड़ा बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा आप
समाप्त कर देंगे सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे बीच में और भी स्पीकर्स तो हैं मैं सर। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जैविक कृषि का जो खाद्य है उसको क्यों अच्छा माना जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुसंधान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास उपलब्ध है और हम भी इस दिशा में हमारे यहाँ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से काम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ ने भी निर्देशित किया है कि हमारा जो क्वालिटी प्रोड्यूस है उसमें किस प्रकार से कौन से तत्व ज्यादा हैं, कि जैसे जैविक में सब जगह पाया गया है कि नाइट्रेट की कमी रहती है, जो नाइट्रेट, और ये माना जाता है कि आजकल एक चलन बढ़ता जा रहा है लो नाइट्रेट फूड। कनाडा में लोग प्रीफर कर रहे हैं लो नाइट्रेट फूड, हमारे भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के आ रही है। सभी जो जैविक फूड्स हैं, कई लोगों को ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, तो जैविक फूड्स में आमतौर पर ये माना जाता है कि जो प्रोटीन लेवल है वो डाउन होता है। कई सारे एल्कोलाइड ज्यादा हैं, कुछ जो आपके जिंक है, आयरन है, कई में ज्यादा पाया जाता है। और अक्सर अधिकतर जो अनुसंधान अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में किए गए हैं उनमें माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें ज्यादा मिलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जिन खाद्यों में ज्यादा है उनमें जैविक खाद्य महत्वपूर्ण माना गया है। तो उसी प्रकार से जैसे जैविक मिल्क है उनमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोड्यूस करने में भी काम में देते हैं और एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करने में भी काम में करते हैं, वो जैविक मिल्क में ज्यादा पाए गए हैं। इस प्रकार के ये सब ये बताते हैं कि ये इम्यूनिटी को आपको बढ़ाने में बूस्टअप करते हैं। साथ ही जो ये अच्छा वातावरण जो जैविक फूड प्राप्त करते हैं, एक टोटल इकोसिस्टम को सुधारते हैं, जो आपकी वेलबींग को भी सुधारते हैं। तो अगर आप जैविक कृषि की तरफ बढ़ते हैं, जैविक उत्पाद लेते हैं, तो उत्पाद अपनी दृष्टि से, हालांकि जो पहलू हैं इसके उत्पादकता, मार्केट और इकोनॉमिक्स, वो बाद में चर्चा करने के विषय हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जैविक खाद्य कुछ स्टडीज को छोड़ के अधिकतर स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप जैविक खाद्य लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से, आपके जो फिनोलिक जो कंपाउंड है उनके हिसाब से, आपके नाइट्रेट के हिसाब से, और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 जो अमीनो एसिड्स हैं, उनके हिसाब से जैविक खाद्य में ज़्यादा मात्रा पाई जाती है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में सक्षम होते हैं। और इस प्रकार से अभी जो जैविक खाद्यों की मांग बढ़ रही है और लोगों को इसके प्रभाव भी झलक रहे हैं, ऑब्जर्व्ड हेल्थ इफेक्ट्स भी लोग ले रहे हैं कि इस प्रकार के खाद्यों से हमें जो परंपरागत दूसरे जो मॉडर्न केमिकल फार्मिंग के जो खाद्य हैं उनसे बेहतर लोगों की इसकी प्रति जागरूकता और रुझान बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सर आपका जो समाप्त करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने सारांश में कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश को प्रकृति से ही एक इम्यूनिटी पावर मिली हुई है, जिसमें चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी के रूप में हो, चाहे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रूप में। और चूंकि हम लोग देसी दवाइयों का भी सेवन करते हैं और कई तरह की चीजें उपयोग करते हैं, तो ईश्वर ने हमें इम्यूनिटी बना के दी है अपने आप ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर एस के शर्मा जी, जोनल डायरेक्टर रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन उदयपुर में है, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर आपसे दोबारा वापस आएंगे। मैं अगले स्पीकर के रूप में श्री रोहित जैन, सचिव ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आमंत्रित करता हूं। जैविक किसानों कृषि के लिए महामारी एक अवसर है, जैसा सब मैंने बोला था रोहित जी, तो क्या ये वाकई में अवसर है? और अवसर है तो इसको आप किस तरह से आगे बुनाते रहेंगे इस अवसर को? रोहित जी आप। जी थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले दीपक जी, राजदीप जी और कट्स की टीम को थैंक यू कि आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। और इस वेबिनार का सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर एस के शर्मा जी और वीरेंद्र जी, सबसे आज यहाँ मिलना हो गया। तो अब मैं टॉपिक पर आता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि ये महामारी काल से निपटने के लिए जैविक खेती की क्या भूमिका है और किस तरीके से इसको देखा जाए। तो जैसे मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, तो हम जैसे लॉकडाउन हुआ, ये सारा कोरोना फैलना शुरू हुआ, तब से हमने और काम हमारा और बढ़ गया। और 22 मार्च से लेकर आज तक हम बिना रुके काम कर रहे हैं, एक भी दिन हमारा काम बंद नहीं हुआ। और तो इस सब से काफ़ी कुछ लर्निंग हुई है हमें भी, और इसको जैविक खेती को देखने के भी अपने अपने अलग अलग एंगल्स भी इसके सामने आए हैं। तो हमने देखा कि हमें 3-4 महीने में कंज्यूमर्स की भी डिमांड बढ़ी और उन्हें भी जैविक खेती और जैविक उत्पाद की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी कि भाई इम्यूनिटी
बढ़ाने का एक तरीका है कि आप नेचुरल डाइट पे आ जाओ, नेचुरल खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, तो लोगों का उसके प्रति रुझान बढ़ा, तो लोगों की भी डिमांड तो बढ़ी। और उसके साथ में जो एक चैलेंज था कि जो ये प्रोड्यूस है वो सब गाँव में किसानों के अपने खेतों में है, और लॉकडाउन में जैसे सब बंद हो गया था, तो उन सबको किसानों का जो ओरिजिनल प्रोड्यूस है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिस पे हम आज भी काम कर रहे हैं, और पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं। जिन किसान जो मार्केट नहीं कर पा रहे थे, उन सबके प्रोड्यूस को भी उनके गांव से लेकर आना। तो इन सब के बीच में जो लर्निंग रही है, और जिसमें लगता है कि इस काल से निपटने के लिए जैविक खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्या है कि जो इस काल ने सिखा दिया कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स की को वैल्यू करना है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये वोकल फॉर लोकल शुरू कर दिया। तो ये तो जैविक मूवमेंट पर जो काम करने वाले लोग हैं वो तो खैर सालों से हमेशा से लोकलाइज प्रोडक्ट को बढ़ाने को बात कर रहे हैं। और जैविक क्योंकि लोकल में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप लोकल प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करना चाहते हो, तो जैसे कि हम अगर बात करें गेहूं की भी, और आज अगर कंज्यूमर लोकल गेहूं खरीदने जाता है, तो उसको अगर कोई गेहूं थोड़ा प्राइस ऊपर मिल रहा है, तो वो प्राइस तब देना चाहेगा जब उसको कोई इससे फायदा हो रहा है। और उसमें जैविक खेती इंपॉर्टेंट, लोकल लोगों को मार्केट, लोकल किसानों को मार्केट दिला रहा है, क्योंकि उनको उनके गेहूं को लोकली प्राइस मिल रहा है, लोकली पहचान मिल रही है। तो जैविक खेती जो भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे कोई लोकल प्रोड्यूसर केमिकल खेती कर रहा है और वो लोकल मार्केट में बेचने जा रहा है, तो उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा जितना एक जैविक किसान के प्रोड्यूस को लोकल मार्केट में पहचान मिल रही है। और ऐसे हमारे कई किसान मित्र हैं जिन्होंने इस कोरोना के समय में उनके प्रोड्यूस को मतलब उनकी खेत पर ही नहीं रहा, सब लोगों ने फटाफट आके उन सबसे सारे प्रोड्यूस सबके निकल गए। और जैसा कि कोरोना में सबको अपने गांव में वापस आना पड़ा, जो लोग बाहर काम कर रहे थे और बाहर पलायन कर चुके थे गांव से, वो सब वापस आए। और वापस आने के बाद जब खेती में कुछ अवसर देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो फिर वो उनको सबको अधिकतर को जैविक खेती में अपना भविष्य दिख रहा है। तो लोग अब जैविक खेती में, किसान भी काफी कुछ उस पर काम कर रहे हैं ताकि उनके उपज को सही बाजार तक पहुंच रहा है, तो लोग अब वापस किसान भी जैविक खेती पर आ रहे हैं। और दूसरा, जो हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, वो भी इस जैविक खेती में पूर्णतः सारे अवसर हैं। और जब मैं भी अपना अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मैं इस फील्ड में क्यों आया, और उसको जब मैं अपने सॉफ्टवेयर के काम को छोड़कर और जब मैं आया था, तो मैंने एक राइटअप थोड़ा सा अपने लिए लिखा था। उसको जब मैं वापस पढ़ रहा था, तो मुझे यही महसूस हुआ कि हम लोग है ना बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं बाजार के ऊपर, और खेती भी हमारी उतनी बाजार पर निर्भर हो गई। तो जैविक खेती एक ऐसा विकल्प है जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, गाँव को आत्मनिर्भर बनाती है, तो और वो बाजार पे डिपेंडेंसी कम कर देती है। तो इसी वजह से आए थे, और आज लग रहा है कि कोरोना में लोगों को, किसानों को, सरकार को, सबको रियलाइज हो रहा है कि जैविक खेती गाँवों को और खेती को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। और इसी तरफ ये तो किसानों की और गाँव की बात होगी। शहर में भी हम देखें तो जो कंज्यूमर्स हैं, और उनके लिए भी हेल्थ और नेचर से जुड़ने के लिए एक अवेयरनेस आ गई। और क्योंकि ये भी देखा गया, बहुत से रिसर्च में भी आया कि भाई जो गांव में रह रहे हैं, बहुत प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको कोरोना ने इतना अफेक्ट नहीं किया हेल्थ पे, जितना कि ये शहरों में इस तरीके से फैला है। तो लोगों को लगा भी जो प्रकृति के पास रह रहे हैं, प्रकृति के करीब रह रहे हैं, तो वहाँ आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बिल्ड होती है, और लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे देखेंगे कितने फिल्म स्टार खेतों में चले गए और खेतों में जाके कहीं जैविक ही कर रहे हैं। तो लोगों को भी, कंज्यूमर्स को भी ये रियलाइज हुआ कि अब हमें नेचर के करीब आना है। और सो इस जब जिस तरीके से कंज्यूमर नेचर के करीब आना चाह रहा है, और इस कोरोना ने जो सबसे बड़े एक सेगमेंट को अफेक्ट किया, वो ये कह सकते हैं कि उस पूरा वो सेगमेंट ही खत्म हो गया, वो था टूरिज्म सेक्टर। कि पूरा टूरिज्म सेक्टर कोरोना की वजह से चपेट में आया, और वो पूरा मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया।
मुझे लगता है कि जैविक खेती उस टूरिज्म सेक्टर को भी बूम करने में, उसमें उसको वापस आगे बढ़ाने में कारगर है। क्योंकि जिस तरीके से अब लोगों में भीड़ में जाने का एक डर है, होटल्स के रूम में रुकने का डर है, तो अगर कोई किसी जगह जाना चाहता है और कहीं घूमना चाहता है तो फार्म टूरिज्म इस समय में, अब अगर मुझे लगता है कि कोई एकदम से टूरिज्म वापस से स्पीड पकड़ेगा तो वो टूरिज्म होगा एक्सपीरियंशियल टूरिज्म और फार्म टूरिज्म। और वो, और अगर आपके खेत पर कोई कंज्यूमर आ रहा है तो आप उसको सबसे ज्यादा कनेक्ट तब कर पाओगे जब आप प्रकृति से जुड़ी खेती कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, जैविक खेती कर रहे हो। तो वो कंज्यूमर जो आ रहा है वो भी ज्यादा, वो जो टूरिस्ट बन के आ रहा है वो भी ज्यादा जल्दी कनेक्ट होगा, उसको भी आनंद आएगा। वो भी आपके फार्म के लगे हुए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि वो एक पूरे टूरिज्म सेक्टर में एक बूम ला सकता है। थोड़े जब जो जितना एकदम से अब ये गिरा है वो वापस से, जब सारे मार्केट सब वापस से उठेंगे और धीरे धीरे जब वापस लोग एक शहर से दूसरे शहर ज्यादा ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो लोग फार्म पे स्टे करना ज्यादा प्रीफर करेंगे कि ज्यादा दिन किसी होटल या रिजोर्ट में रुकने से। तो एक मुझे ये भी लगता है कि इसमें जैविक खेती की बहुत भूमिका है। तो वैसे तो देखा जाएगा तो सब कुछ अभी ये सारे बहुत अपॉर्चुनिटी लग रही है जैविक खेती के लिए और जैविक बाजार के लिए, किसानों के लिए, सब कंज्यूमर्स के लिए। पर अगर इसको थोड़ी और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए और इसमें देखा जाए तो जितना तेजी से इसका बाजार, जैसा कि अभी दीपक जी ने भी बताया था कि बहुत से स्टोर्स की 90% से 100% सेल्स बढ़ गई है। तो ये जो सेल्स का एंगल है, जो बाजार का एंगल है कि बहुत तेजी से बाजार जैविक खेती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये जैविक खेती के लिए उतना ही बड़ा खतरनाक भी है। क्योंकि देखा जाए तो इतनी सप्लाई भी अवेलेबल नहीं है जितनी डिमांड आ रही है। आज हमारा भी स्टोर 10 साल से है, हम भी चाहें तो डिमांड्स हमारे यहाँ पे भी बहुत आ रही है पर हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और हमारी सेल में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। और इसका कारण यही था कि ठीक है, शुरुआती 1 महीने 3 महीने थोड़ी सी वृद्धि रही, पर फिर भी जो जैविक उत्पाद को मैनेज करना, जो जेन्युइन उत्पाद हैं उनको जेन्युइन किसानों से लेकर आके पहुंचाना, वो इतना आसान काम नहीं है। और जो भी आम व्यक्ति, जैसे अभी बहुत से लोगों के रोजगार चले गए हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो अभी बिजनेसमैन भी नए बिजनेस ढूंढ रहे हैं जहां वो इन्वेस्ट कर सकें। और उसमें वो जब ऑर्गेनिक की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है इसमें तो बहुत ग्रोथ हो रही है और वो तुरंत इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसमें। तो मुझे लगता है जैविक खेती के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लोग इसमें सिर्फ एक ही एंगल देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर एस के शर्मा साहब ने भी कहा था कि ये ऑर्गेनिक फूड सिर्फ ऑर्गेनिक फूड, मतलब ऑर्गेनिक जो है सिर्फ फूड तक ही सीमित नहीं है, इसमें पूरा एक होलिस्टिक सिस्टम है जहां आप अपने अपने सारी जो आप खेती में किस तरीके से काम कर रहे हो, अपने साथ इथिक्स जो है जैविक में पूरे साथ में बरकरार रहते हैं। मैंने कहा मार्केट जरूरी नहीं है, मार्केट एसेंशियल है, पर मार्केट में इथिकली ग्रो करें और उसमें जो बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस है उसको भी साथ में ध्यान में रखकर काम किया जाए। तो जो नए बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो सिर्फ मार्केट को देख रहे हैं, उससे उसके पीछे की स्टोरी को नहीं जानते हुए, और लोग जो फेक ऑर्गेनिक है, जो लोग आजकल टीसी के चक्करों में आ रहे हैं, तो वो फेक ऑर्गेनिक में घुस रहा है। इससे नुकसान ऑर्गेनिक को ये होगा कि जब धीरे धीरे तो लोगों को पता ही चलेगा कि सही ऑर्गेनिक क्या है और फेक ऑर्गेनिक क्या है। तो और बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स पैसा कमाने के लिए एकदम से घुसे हैं, वो भी साल में 1.5 साल में डिमोटिवेट होकर उसके चैलेंजेस को देखते हुए छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में ऑर्गेनिक पे विश्वास कम हो जाएगा। अभी भी आज भी एक पूरा एक सेगमेंट है, डॉक्टर एस के शर्मा साहब ने भी इसको अच्छे से बताया कि सेफ फूड का जैसे बात हुई, वैसे ही लोग आज एक नई टर्मिनोलॉजी ढूंढ रहे हैं कि भाई हम अपने आप को, बहुत सारे ऑर्गेनिक किसान अपने आप को ऑर्गेनिक नहीं कहना चाह रहे। उसका कारण यही हो गया कि वो बहुत ही ज्यादा लोगों ने उसको मार्केट ड्रिवन कर लिया, तो उसकी जो उसका एसेंस है वो खत्म हो गया। तो हमें इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि जो इस महामारी काल में जो जैविक अपनी भूमिका निभा सकता है, वो कुछ ये जो कुछ थ्रेट्स की वजह से ये इसकी ग्रोथ में बाद में असर ना हो। और तो अभी भी मैंने बहुत से ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि नए टर्म्स पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। नेचुरल फार्मिंग अलग हो गई है, सेफ फूड अलग हो गया है,
और भी बहुत सारे नए नए टर्म्स निकल के आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम इस पैंडेमिक में देखें कि एक हम सब लोग, क्योंकि सबका पर्पस ये है कि पर्यावरण से लगती हुई एक सस्टेनेबल फार्मिंग हो, क्लोज टू नेचर फार्मिंग हो और लोगों को सही भोजन मिले। तो उसमें हम इस पूरे तंत्र को कैसे जोड़ के रखें, इस पे हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें। और मैं अभी अपना तो खैर बात इतनी ही रखूंगा, अगर बाद में किसी के सवाल हैं तो मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। तो थैंक यू दीपक जी। थैंक यू रोहित जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और निश्चित तौर पर अगर हम इस अवसर को बुना सकेंगे, जो बदलाव दिख रहा है जैविक खेती की तरफ, जैविक उपभोग की तरफ जो झुकाव है, वो आने वाले समय में न केवल किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ देगा, बल्कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपको फिर एक बार। डॉक्टर AK शर्मा जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट काजरी जोधपुर, को मैं आमंत्रित करता हूँ। सर, आप मॉडल कृषि विकसित करने के लिए क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं, उस पर आप अपना संबोधन दें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर SK शर्मा साहब ने एक अच्छी शुरुआत करी कि जैविक खेती क्या है और उसका इस समय क्या महत्व है, और उसके बाद उन्होंने अच्छी व्याख्या भी करी कि भाई किस तरह से जैविक खेती का मतलब क्या होता है। हम जो समझ रहे हैं कि एक सेफ फूड कहीं से मिल रहा है वो जैविक होता है, और एक बड़ी बहुत चौड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। तो उस परिभाषा को उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से विस्तृत से कहा। रोहित जैन जी ने भी बड़ा अच्छा एक एस्पेक्ट बताया कि वो अपना टूरिज्म का कैसे करेंगे। तो अब मतलब अब ये गांव की तरफ आ गया कि अब बेसिक चीज जो अभी रोहित जी ने भी कही कि प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है जो सही हो, जो ऑर्गेनिक हो और जिसमें वास्तव में हम विश्वास कर सकें कि जैविक है। उसको पैदा करने के लिए हमें एक ऐसा फार्म बनाना पड़ेगा, या हमारे को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां किसान खुद पैदा कर सके। अब ये जो पूरी वेबिनार है, इससे रिलेटेड मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा कि किसान खुद भी एक उपभोक्ता है, और देश के 60% लोग आज गाँव में ही रहते हैं। तो अगर किसान अच्छा पैदा करेगा तो 60% लोगों की इम्यूनिटी वैसे बढ़ेगी अपने देश की जो गाँव में रहते हैं। ये एक पहली चीज है। अगर हम जैविक खेती, जैविक भोजन को हम एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला या एक महामारी से लड़ने वाला हम समझते हैं, तो जो 60% लोग गाँवों में हैं, अगर वो लोग जैविक उत्पादन करेंगे या जैविक खाएंगे, क्योंकि गांव वाले भी उतना ही मतलब उपभोक्ता हैं जितने शहर वाले हैं, लेकिन हमेशा हवा आती है शहर से। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज एक किसानों को और बताना चाहूंगा कि किसान भाई ये सोचते हैं हमने स्प्रे कर दिया या वो तो शहर में चला गया, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जो 90% हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो उसी गांव उसी खेत में रहते हैं। और इसीलिए अब जो इस समय जो महामारी का केस कही है, ये महामारी तो बहुत अब ये क्योंकि ये प्रचलित शब्द हो गया है, लेकिन और बहुत सी महामारियां हैं, कैंसर है, मधुमेह है, जो इनसे ज्यादा इनकी मृत्यु हो रही है रोज। उन महामारियों की संख्या गांवों से ज्यादा आ रही है इस समय, और उसका कारण यही है कि वहाँ केमिकल का यूज ज्यादा हो रहा है, और उन केमिकल का 90% मात्रा उसी गांव में रहती है। तो जैविक खेती आप उपभोक्ता के लिए करें, मांग बढ़ रही है वो तो सही है, लेकिन आप स्वयं के लिए करें किसान, ये सबसे बड़ी चीज है। उससे आपकी अपनी खुद के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके खेत का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपके परिवार का जो सबसे बड़ा अभी इस समय खर्चा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, वो हो रहा है स्वास्थ्य के ऊपर। एक बार बुखार आता है तो वो भी 3-4 हजार रुपए की कीमत लेके जाता है। तो ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है किसान को, और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से किसान अपना फार्म जो है वो जैविक बना ले। उसका सर्टिफिकेशन वो कराए, उसकी इच्छा है, लेकिन कैसे अपना फार्म जैविक बना ले वो उसके बहुत छोटे छोटे से तरीके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, अपने खेत की बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। बाउंड्री थोड़ी सी ऊंची हो ताकि जो दूसरे खेत का, क्योंकि पड़ोसी को आप रोक नहीं सकते, उसके यहाँ से जो पेस्टिसाइड आ रहा है उसको रोकना के लिए आप बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। उसके यहाँ से अगर कोई पानी आ रहा है
बरसात का पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए बाउंड्री बनाना जरूरी है। और जैविक खेती के जो मुख्य 3 तत्व हैं, पशु, पेड़ और फसल, ये 3 चीज जो हैं ये आपको बहुत जरूरी है जब आप जैविक खेती में सफल होते हैं। तो इन 3 चीजों के लिए हमको जो अपना बाउंड्री है उस पे प्लांटेशन करना है आपको, झाड़ियों का, पेड़ों का, और वो आपको काफी उपयोगी साबित होंगे। इसके बाद जो हमारे खेत के अंदर का जो सिस्टम है, ये जो बाहर जो पेड़ वगैरह आप लगाएंगे इससे कई सारे मित्र जीव भी आएंगे। इसके बाद अब क्योंकि महामारी की चर्चा हो रही है, तो हमारा जो जैविक खेत होगा उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम 2 स्लाइड आपको दिखाऊंगा। बहुत छोटे में ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि स्लाइड से लोगों को समझ में अच्छा आ जाता है। ये मैं 2 स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 स्लाइड। एक मैंने आरोग्य पंचवटी की एक परिकल्पना करी है। आप अपने खेत में फसलों के साथ तुलसी अगर लगाएंगे तो काफी सारे रोग बचेंगे। गिलोय इस समय बहुत मांग में है, आप उगाएंगे, नीम के पेड़ पर चढ़ाएंगे तो इससे आपको भी फायदा होगा और बाजार में भी जाएगा। ग्वारपाठा भी वही है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएगा तब वो शहर वालों की इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है। किसान अगर खुद में रोग, अगर उसके परिवार में रोग होंगे तो वो तकलीफ ज्यादा देगा, उसको खर्चा भी ज्यादा होगा। ग्वारपाठा भी यही काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, अपने खून का जो भी मतलब शरीर में जो क्या कहते हैं जो जहरीले तत्व होते हैं उनको निकालता है। नीम जो है वो भी अपना खून का रक्त शोधक है। अड़ूसा जो है वो इस समय सबसे ज्यादा उपयोगी इसलिए हो रहा है कि इस महामारी में अगर एक कफ जो है वो अपना जम जाता है, और अड़ूसा जो है वो कफ को बड़ा अच्छी तरह बाहर निकालता है। पौधों की खासियत क्या है, ये हमारे लिए भी स्वास्थ्यप्रद हैं। और अगर आप इनका कीट नियंत्रक जो जैविक खेती के लिए बनाते हैं हम, गोमूत्र या नीम की पत्ती आदि का, अगर उसमें ये 5 पत्ते भी आप मिलाएंगे तो ये पौधों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन आप इन छोटे छोटे औषधीय पौधों को अपने खेत में जरूर लगाइए, आपके परिवार के लिए। और अगर आप ज्यादा पैदा करते हैं, तुलसी का भी मार्केट है और जो गिलोय का भी बहुत मार्केट है। और इस समय जैसे आप जो दक्षिणी राजस्थान है, क्योंकि ये राजस्थान पे ज्यादा केंद्रित है इसमें अपक्ष का ये कार्यक्रम, तो दक्षिणी राजस्थान है, वहां पर अश्वगंधा और शतावर इसमें बहुत अभी इस समय उपयोगी हो रहे हैं। अश्वगंधा की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हल्दी की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो ये इस सेमिनार वेबिनार से जुड़े हुए ये जो टॉपिक थे कि आप अपने इस तरह से जैविक खेत बनाएं, उसके बारे में ये पंचवटी जरूर लगाएं उसमें। इसके बाद मैं दूसरा एक आपको चीज बता रहा हूँ, उसको मैंने आपको डिटेल में नहीं बता पाया था। बनाने का जो तरीका है वो अभी जो हमारे किसान भाई जो खाद डाल रहे हैं वो कहीं से उठा के और जो धूप में सूखी हुई खाद है उसको डाल रहे हैं। उससे हमें 3 नुकसान हो रहे हैं और उसी के कारण किसान भाई 3 तरह के पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। तो आप जितना हो सके गड्ढे की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर बनाएं। अगर आपको जैविक खेत का आपकी परिकल्पना करनी है तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है। ये अच्छा मेरे साथी कोई कर रहे हैं, इसको अच्छी बात है। इसके बाद आपको खेत में ये जब जैविक खाद आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है और यही से शुरुआत होती है अपने जैविक खेती की। उसके बाद अभी जो एक और बड़ा अपना कार्यक्रम हो रहा है कि खरपतवार को बचाने के लिए किसान भाई खेत में खरपतवार नाशी डाल रहे हैं, जिनका 3 साल तक खेत में असर रहता है और ये खेत के सारे जो जीवाणु हैं उनको तो खत्म करता है, साथ में जो हमारे शरीर पे ये बड़ा दुरुपयोग डालता है। इसलिए जितना हो सके खरपतवार को हाथ से या आजकल तो मोटराइज्ड आपके खरपतवार नियंत्रक आ गए, उनसे कंट्रोल करिए। इससे बहुत फायदा होगा। आगे की 2-4 फसलों पे इसका प्रभाव होता है खरपतवार नाशी का, वो नहीं होगा। आप जैविक कीट नियंत्रक बनाइए जिसमें गोमूत्र मुख्य है, गोमूत्र है, नीम है, आग धतूरे के पत्ते हैं और मैंने जो अभी आपको आरोग्य पंचवटी बताई थी उनके पत्ते आप इसमें डाल के जरूर बनाइए। ये जो जैविक कीट नियंत्रक है ये ज्यादातर कीड़ों को मारता नहीं है, ये कीड़ों को भगाता है, इसलिए इसका रेगुलर स्प्रे करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो हमारे जंगली पशु होते हैं वो भी इसके गंध से उन खेतों में नहीं आते। किसान भाई ऐसा अनुभव बताते हैं। तो अपने को
कई सारे फायदे मिलते हैं। गौमूत्र में तो कुछ नाइट्रोजन भी होती है, तो वो एक ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो ये एक समन्वित चीज होती है। आप यूरिया डालेंगे तो सिर्फ एक नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस डालेंगे तो डीएपी डालेंगे, फास्फोरस थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सब चीज मिलती है इन कंपोस्ट में और इन सब चीजों में। इसके बाद एक बहुत बढ़िया, अभी कहते हैं लोग कि भाई ये तो पुरानी तकनीक है, पुरानी है जैविक खेती, तो लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव बहुत अच्छे निकाले अभी आधुनिक साइंस ने। उसके साथ आपके फेरोमोन ट्रैप्स हैं, जिनमें आप जो कुछ कीट को अपने आप वो एकत्रित हो जाते हैं उसकी गंध से। आपके जो फलों में जो कीड़े लग जाते हैं उसको बचाने का बड़ा अच्छा साधन है ये लेडी बर्ड बीटल। मैंने इसलिए दिखाई कि खेत में जब भी आप जैविक खेत बनाएं, अभी क्या हो रहा है, हमारा मोनोकल्चर चल रहा है, एक फसल पूरे खेत में लगा देते हैं, लेकिन उससे जितना नुकसान आपको यूरिया डीएपी से हो रहा है उतना ही नुकसान आपको एकल खेती से हो रहा है। आप खेत में कम से कम 2-3 फसलें जरूर लगाएं एक बार में, और एक जिस हिस्से पे अभी जो फसल लगाई है कम से कम 1 साल उस पर वो फसल ना लगाएं। खेत में फूलदार पौधे हमेशा रहें पूरे वर्ष भर, चाहे वो वृक्ष पे हो, चाहे आपकी फसल पे हो, चाहे कोई और फूल वाले पौधे हों। गेंदा एक बहुत बढ़िया पौधा है, इस पे आप लगाते हैं तो आपके खेत में मित्र कीट आते हैं और उसके साथ साथ उनकी बचत भी होती है। आप गेंदे को बेच भी सकते हैं। जैसे आप मिर्च, टमाटर और जो आपका बैंगन वगैरह है, इनके साथ अगर ये लगाते हैं गेंदे का पेड़, तो आपको एक तो निमेटोड नहीं बनते और बहुत सारी और बीमारियां नहीं बनती हैं। तो कभी भी एकल फसल ना लगाएं, बहुत सारी फसल अपने खेत में होती हैं। एक और मेरे किसान भाई ने एक चीज कही थी कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो कई सारी फसल अपने खेत में लगाएं, तो आपको बहुत थोड़े से उपभोक्ता ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ गेहूं लगाया है तो आपको 100 आदमी ढूंढने पड़ेंगे जो एक बोरी लेंगे आपसे। लेकिन यदि आपने 5 फसलें लगा दी हैं, गेहूं भी है और सरसों भी है, चना भी है और 2-3 सब्जियां भी हैं, तो आपको 25 लोग ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आप 25 फैमिली में वो सब काम कर सकते हैं और उससे आपकी विविधता बनी रहेगी। तो ये जैविक खेती का एक जो छोटे छोटे नियम हैं जिनको आपको करने से फायदा होगा। अब जो रोहित जी ने बताया था थोड़ा सा, उसके ऊपर मैं एक लाइन और बोलूंगा कि अभी इस समय बहुत सारे जो युवा हैं वो वापस गांव में आ रहे हैं लौट के, और मैं आपको बताने चाहिए, मैं चाहूंगा कि मेरे पास भी रोज एक दो युवा आते हैं। सब मेरे गांव में खेत पड़े हुए हैं, मेरे मतलब उसको बटाई पे देके सब खराब हो गए, मैं उसको वापस सुधारूंगा, जैविक खेती करूंगा। तो ऐसे कई सारे युवा आ रहे हैं जो बेचने में, जो जैविक खेती को बेचने में काम करेंगे। इस तरह से ये बहुत ज्यादा एक उपयोगी सिस्टम बन सकता है जैविक, और हमको सही माल मिलेगा। इको टूरिज्म जो है, मतलब आपका जो एक और जैविक खेती में एक बात कही जाती है, सब किसान जो कहता है कि मेरा तो कहीं माल बिकता ही नहीं है। अगर आप इस तरह की सुविधा करें कि अपने खेत पे ही 2-4 थोड़ा सा पानी और रहने और बिजली की व्यवस्था कर दें, तो कई किसान भाई सिर्फ इसी चीज से जो आते हैं उपभोक्ता, वो वहां रहते हैं, 2 दिन वीकेंड मनाते हैं। आजकल आप इस कोरोना काल में एक वर्क फ्रॉम होम सिस्टम चल गया है पूरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ बड़े बड़े शहरों में। वो लोग शनिवार इतवार को चाहते हैं कि कहीं हम आसपास में चले जाएं और अपना घर से निकल के थोड़ा सा कुछ अपना माइंड फ्रेश करें, अपने को रिफ्रेश करें। अगर इस तरह के अच्छे खेत होंगे आपके आसपास तो बहुत सारे लोग आपके यहाँ आ सकते हैं और वो पेमेंट देंगे, आपके यहाँ काम भी करेंगे, बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। जैविक उत्पादन बढ़ेगा, आपके वो परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे। इसके बाद अब मैं थोड़ी सी चीज ये कह रहा हूँ कि आपका अपना सिर्फ ये नहीं कि जैविक खेती करने का मतलब आप कुछ ऐसी फसलें कर लें जो जिनमें ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, ज्यादा जिनमें आपको पैसा नहीं मिलता है। इसके साथ आप कुछ ऐसी फसलें करें जो आपके इलाके में जिनसे पैसा ज्यादा मिलता है। सिर्फ ऐसी फसलें नहीं, सब तरह की फसलें। तो अब जैसे एक अपने राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा मसाले और औषधीय पौधों के लिए है। जैसा एक ये पश्चिमी राजस्थान में अगर जीरा होता है तो दक्षिण राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में धनिया होता है। धनिया है, अदरक है, हल्दी है। इसी तरह से एक हमारा इसबगोल होता है। ऐसे आप जब औषधीय पौधों में जाते हैं तो अश्वगंधा है, शतावर है, मूसली है, ये दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में। इन फसलों की आप जैविक खेती करेंगे तो इसमें और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा।
लेकिन पूरे सिस्टम में एक दलहनी फसल जरूर रखिए, जैसे यहाँ मैंने जैविक मूंग रखी हुई है, एक तिलहनी फसल जरूर रखिए अपने खेत में, ताकि आपके जो उपभोक्ता हैं वो सब तरह से जुड़े रहें। आप खुद भी तेल जो है वो मतलब देसी जो कोल्ड प्रेस वाला हनी का तेल खाएं, उससे आपको फायदा होगा। तो ये पूरा एक सिस्टम बनता है, आप इसमें सभी चीजों को आप इंक्लूड करेंगे, इस जैविक खेती से आपको लाभ मिलेगा। और जो एक और भ्रांति जो चलती है कि भाई जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, मैं किसान के एंगल से ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि उपभोक्ता की चीज तो रोहित जी ने बता दी, डॉक्टर एस के शर्मा साहब ने बताई। किसान के एंगल से यदि आप देख रहे हैं कि आप रासायनिक खेती से एकदम शिफ्ट हो जाएंगे, एकदम तुरंत रासायनिक जैविक पे आएंगे, तो निश्चित रूप से थोड़ा आपकी उत्पादन में कम होगा। लेकिन आप धीरे धीरे आए, आप 25%, 50%, 75% ऐसे ऐसे आप अपना कम करते जाएं, तो आपको निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यही कहा कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में कई जगह, कि आप धीरे धीरे कम तो कीजिए अपना जो यूरिया, डीएपी या जो भी केमिकल है, और फिर आप जैविक पे आ जाइए, आपका कहीं उत्पादन कम नहीं होगा, लागत भी आपकी कम होती है धीरे धीरे। और जो ये वीडीसाइड हम छिड़क रहे हैं, ये सबसे खराब चीज है। कई किसान भाई कहते हैं मैं तो जैविक कहता हूँ, लेकिन जब खेत में देखने जाते हैं तो उन्होंने वीडीसाइड डाला हुआ होता है। ये सबसे खराब चीज है, जितने भी हम केमिकल हम खेत में डालते हैं, जो जमीन को खराब करता है और आगे 3 फसलों को भी इस पे असर आता है। इसको सबसे पहले बंद करिए। इसी तरह से अब जो खरपतवार नाशी जो हमारे हाथ से निकालिए, या बहुत सारे वीडर आ रहे हैं आजकल, उनसे निकालिए। और इसके बाद एक और जो चीज है किसान के खेत में जो प्रबंधन करने की है, कि आप किस समय फसल को काटें या किस समय का प्रबंधन करें, आपको बाजार में उपभोक्ता को सबसे सही उसको बेच सकें। उसके लिए ग्रेडिंग बहुत जरूरी है खेत में करना, समय पर तुड़ाई करना या समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ता के दिमाग में वो जो केमिकल वाला चमकदार और उस तरह का सिस्टम बना हुआ है, एक से फल वो सब लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई जैविक में कोई किसी में कीड़ा लगा हुआ भी हो सकता है, किसी में थोड़ा सा टेढ़ा भी फल हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप अगर अच्छी पैकिंग भी कर दें उसकी, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे किसान राजस्थान में भी हैं जो इसको प्रोसेसिंग लेवल तक भी ले गए। और आपको जिन्होंने आंवले के ही 10 तरह के प्रोडक्ट बना दिए, उसी तरह से अभी जैसे हमारे यहाँ बाजरे के, और रोहित जी तो मतलब 7-8 तरह के जो अनाज है उनके बिस्कुट बना रहे हैं। और बाजरा आपका 20 रुपए किलो बिकता है और बिस्कुट आपका 200-300 रुपए किलो बिकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो किसान भाई अगर जैविक के साथ जोड़ के करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता को आप सीधा गेहूं देंगे तो वो कहाँ ले जाएगा। कितने लोग हैं जो चक्की पे आटा पिसाने जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत उसको प्रोसेसिंग करके देंगे, आटा बना के देंगे, चने की दाल बनवा दें, छोटी सी दाल मिल बना के, ये सब चीज खेत पे होगी तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और साथ में आप जो उपभोक्ता है वो आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे। ये जैविक खेती के बारे में मुख्य रूप से मैं कहना चाहता था। और भी कभी कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य बात कर लीजिए। अभी इसमें शायद समय होगा प्रश्न पूछने का, तो मैं अब चाहूंगा कि इतना कह के मैं अपना समापन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए, खासकर उन लोगों को जो कि जैविक खेती में रुचि रखते हैं और करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि कई संभ्रांत, जयपुर की संभ्रांत परिवारों के लोग, इसमें टीचिंग से जुड़े महिलाएं हैं या अन्य लोग हैं, वो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि उन्होंने फोन करके कुछ दिन पहले मेरे से पूछा था कि वो किस प्रकार से जैविक खेती शुरू करें। उनके पास एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो कुछ करना चाहते हैं इसमें। तो इस तरह के फोन बहुत आ रहे हैं। दूसरी चीज सर आपने एक और बताई, बहुत रोचक चीज है, वो है इस महामारी के काल में युवा वर्ग वापस अब गांव की तरफ लौट रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और निश्चित तौर पे अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में बहुत ही बदला हुआ सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। इसी क्रम को हम जारी रखते हुए मैं अगले
वक्ता के रूप में श्री वीरेंद्र परिहार जी, जो कि कार्यक्रम निर्माता है दूरदर्शन, जयपुर दूरदर्शन में। वो बोलेंगे सर, जैविक खेती को बढ़ावा देने में संचार माध्यमों की क्या संभावित भूमिका हो सकती है। परिहार जी मेरी बात सुन रहे हैं सर? आपकी आवाज, परिहार जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? आवाज आ रही है? आ रही है। सर आपको बोलना है जैविक खेती को बढ़ावा देने में संचार माध्यमों की क्या संभावित भूमिका है, उसका आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस तरह से संचार माध्यम इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही बताएं, जिससे कि लोगों का मोह वापस से भंग नहीं हो, जो अभी बना है दोबारा वापस भंग नहीं हो। परिहार जी। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद। और राजदीप जी का, निमिषा जी का, दीपक सक्सेना जी का बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छे, ज्वलंत और बहुत ही समसामयिक मुद्दे पर बात करने के लिए आज आपने यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये कहना चाहूंगा, इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर ए.के. शर्मा जी, डॉक्टर एस.के. शर्मा जी, रोहित जी, वाकई अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात वाकई सच है। अब माहौल बनना चाहिए, और ये उपयुक्त समय है कि जब इस कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह का माहौल बन रहा है, और हमें, आपने भी बहुत अच्छी बात कही दीपक जी की, ये माहौल केवल इस पैंडेमिक तक ही सीमित नहीं रहे, ये बात आगे तक जाए और लोग इस बात के महत्व को लंबे समय तक अपनाएं, इसको स्वीकार करें। मैं सबसे पहले अपने विषय पर आता हूं कि संचार माध्यमों की भूमिका। संचार माध्यमों की भूमिका बहुत अहम है इस मायने में। मैं समझता हूं कि चूंकि मैं एक कृषि पत्रकारिता और कृषि मीडिया का विद्यार्थी हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान किस तरह से जैविक खेती में कार्यक्रम देख के, क्योंकि खेती किसानी देखो और करो के सिद्धांत के आधार दी, तो जब आप अपनी आंखों से कोई चीज को देखते हैं, सुनते हैं, और जब आप कोई सफलता की कहानी देखते हैं, तो उसके मायने अलग होते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा देश के 24 घंटे के खेती किसानी समर्पित किसान चैनल का। अच्छी तरह से आप सब जानते हैं कि खेती किसानी को समर्पित किसान चैनल लगातार जैविक खेती के प्रोत्साहन के कार्यक्रमों को दिखाता है, जिसमें मैं मुख्य रूप से 3-4 कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहूंगा। घूमते फिरते है, खेत खलिहान है, किसान पाठशाला है। ये वो कार्यक्रम है जो जैविक खेती को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद आप लगातार किसान को यह मन में होना चाहिए कि जैविक खेती की देश भर में जितनी भी सफलता की कहानियां हैं, उनको भी दिखाया जाता है। फिर मैं जिक्र करूं कि एक कार्यक्रम जो दूरदर्शन के सारे केंद्रों से कृषि दर्शन के नाम से दिखाया जाता है, राजस्थान में जिसका निर्वहन मैं करता हूं, आप समझिए सोमवार से शुक्रवार को शाम को 5:30 से 6 के बीच में वो कार्यक्रम दिखाया जाता है। उसमें भी हमने एक दिन ऐसा तय किया हुआ है जिस दिन हम केवल और केवल जैविक खेती की बात करते हैं। डॉक्टर ए.के. शर्मा जी उस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत बार आ चुके हैं, आपकी विशेषज्ञता की सेवाएं हम ले चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हर सप्ताह हम हैमरिंग करके एक प्रकार का माहौल बना के, दबाव बना के किसान के जहन में इस बात को बैठाने का प्रयास करते हैं कि जैविक खेती की महिमा, जैविक खेती की उपयोगिता है, और संचार और सूचना तकनीक का इतना महत्व है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान समय सूचना तकनीक का समय है। हम देखते हैं कि किसान अपने खेत पर लैपटॉप लेके जाता है। इनाम जैसी योजना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार, उससे वो जुड़ता है। लैपटॉप पे बैठ के वो देश भर की मंडियों के हालचाल जानता है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म से वो जुड़ता है, एक ऐसे पोर्टल से वो जुड़ता है। आज आप देखिए कितने किसानों के लिए एप्स आ रहे हैं, चाहे वो किसान सुविधा हो, चाहे वो आपके किसान रथ ऐप हो, किसान रेल भी आ चुकी है। और आप देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार हो, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक राष्ट्र एक बाजार, पूरे देश के लिए एक बाजार होगा, इस थीम को भी उन्होंने शुभारंभ किया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे देश में किसी भी राज्य में बैठा किसान अपनी उपज को किसी भी दूसरे राज्य में इस पोर्टल के जरिए बेच पाएगा। यह है स्मार्ट फार्मिंग। और जब स्मार्ट फार्मिंग है, आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है कि वो स्मार्ट बने। आज हर किसान सूचना के इस तकनीक के माहौल में स्मार्टफोन का प्रयोग करता है, खेत में वो अपना लैपटॉप लेके बैठता है और तमाम प्रकार की आधुनिक कृषि की गतिविधियों को जानता है। तो सूचना संचार तकनीक और इसके प्रभाव को यदि हम देखें तो किसान की जिंदगी निश्चित रूप से बदली है। और विशेषकर जैविक की यदि मैं बात करूं, क्योंकि मुझे
हर जगह जाना पड़ता है, मैं गांव गांव जाता हूँ, खेत खेत जाता हूँ, और जब मैं किसानों की सफलता की कहानियां बनाने जाता हूँ, दीपक जी ने जो सबसे शुरुआती बात कही थी, उस बात पे आता हूँ कि आज सबसे दुखद संकट क्या है? किसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहता। मैं जब भी जाता हूं तो मैं युवाओं से स्पेशली मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, मैं उनसे जानता हूं रुचि कि तुम केवल ये 5-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए इतने बड़े महानगरों में क्यों अपना समय और क्यों अपनी ऊर्जा लगाते हो? आप अपने खेतों में क्यों नहीं आते? अपने आकर अपने पिताजी के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? यह बात भी हमें माननी होगी कि यह देश युवा शक्ति का देश है। युवाओं को अगर कृषि में आने का सही मौका और सही अगर कोई उपयुक्त समय चल रहा है तो वो ये समय चल रहा है। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार स्टार्टअप जैसी योजनाएं, मैं A.K. शर्मा जी की बात का समर्थन करता हूं कि जो लोग इस कोरोना संकट से लौटे हैं अपने गांवों की तरफ, बैक टू रूट्स, अब जमाना बैक टू रूट्स का है। इस कोरोना ने हमें वापस प्रकृति के समीप और प्रकृति की निकटता के लिए मजबूर कर दिया है। ये वाकई वो समय है जब युवा अपने गांव में आकर खेती किसानी को नए सिरे से शुरू करे, और उसमें रोहित जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, मैं उसका बहुत बड़ा सहमत हूं, वो है कृषि पर्यटन। और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने में मैंने कई ऐसे खेतों का विजिट किया है, कई ऐसे सफलता के किसानों की मैंने सफलता की कहानियां बनाकर देश भर में दिखाई है, जो जैविक खेती के बलबूते पर कृषि पर्यटन को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा आपके बीच में सीकर जिले के एक कान सिंह निर्वाण हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और गौ आधारित खेती के बहुत अच्छे किसान हैं। उन्होंने खेती किसानी में कृषि पर्यटन को एक ऐसा नया मुकाम, एक ऐसा नया मोड़ दे दिया। आज वो सफलतापूर्वक कृषि पर्यटन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने खेत पर उन्होंने 3-4 हट बनाई है, उन्होंने पानी की, उन्होंने देसी खाने की यानी कि जैविक खाने की व्यवस्था की है। आज वहां फ्रांस, अमेरिका, स्पेन और इटली से लोग आ रहे हैं, देसी खाने, जैविक खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, गाय और गोधन के बीच रहते हैं और 2 या 3 रात वहां पर वो वहां बिताते हैं और खेती किसानी जीवन का आनंद उठाते हैं। यही तो है कृषि पर्यटन। इसी को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। इसी बात को समझते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सूचना संचार तकनीक किसान के जीवन को कैसे बदलने में कामयाब होती है। जब व्यक्ति कुछ क्रांतिकारी चीजों को देखता है तो निश्चित रूप से उसमें एक प्रतिस्पर्धा का माहौल आता है, और जब प्रतिस्पर्धा का माहौल आता है तो वो कुछ नया करने के लिए प्रेरित होता है। मुझे चूंकि यहाँ पर दीपक जी ने एक और जिम्मा दिया है कि मैं कुछ ऐसे किसानों के किस्से बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर A.K. शर्मा जी की ही प्रेरणा से जोधपुर में एक कैप्टन बाबू खां है। कैप्टन बाबू खां ने बेर की खेती की और भी उसने कई प्रकार के उसने फसलें वहां लगाई और जैविक खेती का सहारा लिया। और जैविक खेती के सहारा से कैप्टन बाबू खां वहां जोधपुर जिले में एक सफल और बहुत ही प्रेरक किसान के रूप में उभरे हैं। हाल ही में 16 जुलाई को ICAR अवार्ड्स डिक्लेयर हुए। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि देश के 2 किसानों को, देश के केवल 2 किसानों को आप मानेंगे, हल्दर ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड डिक्लेयर हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन 2 में से राजस्थान में एक किसान सुरेंद्र सिंह अवाना जयपुर दूदू के पास के रहने वाले हैं। उन्होंने 16 प्रकार की घासों का एक प्रकार से बहुत बड़ा बगीचा बनाया। देसी गिर गाय पे उन्होंने काम किया, मछली पालन पे काम किया और जैविक तरीके से सब्जियां उत्पादित की। सुरेंद्र सिंह अवाना को हाल ही में देश का हल्दर ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड डिक्लेयर हुआ है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि कभी अगर अवसर मिले तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का नायाब उदाहरण है दूदू के पास एक जगह है बिचून, और बिचून के रहने वाले हैं सुरेंद्र सिंह अवाना। मैं दीपक जी को सारी लिस्ट दे दूंगा उन सब के कॉन्टेक्ट के साथ। आप में से कोई भी व्यक्ति आज यहाँ बताए जा रहे प्रगतिशील किसानों से संपर्क करना चाहता है, उनके खेत पर अगर जाना चाहता है तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के लिए उन सब के नंबर दे दूंगा। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि राजस्थान के 2 किसानों को पद्मश्री घोषित हुए। उसमें से एक किसान का जिक्र अमूमन आप सब जानते होंगे, झालावाड़ के हुक्मचंद पाटीदार। आमिर खान के सत्यमेव जयते शो में जो पूरी तरह जैविक खेती पर आधारित था, उस शो में राजस्थान से खेती किसानी का रिप्रेजेंटेशन करने वाले किसान हुक्मचंद पाटीदार थे। जैविक तरीके से मसाला फसलों की खेती करते हैं और उसी तरह से उनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग करके और उनकी मार्केटिंग की अपने स्वयं के स्तर पर वो व्यवस्था करते हैं।
एक कामयाब किसान के रूप में उभरे तो हुकुमचंद पाटीदार को और हमारे सीकर के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश प्रसाद पारीक जी को पद्मश्री घोषित हुआ। बाकी देखिए संचार और सूचना तकनीक का कितना बड़ा असर है। आप मान के चलिए कि अगर ये जैविक क्रांति का खेती किसानी में सुनहरे फ्यूचर का युग नहीं है तो क्या है? आपने कभी सोचा कि खेती किसानी करने वाले अन्नदाताओं को भी पद्मश्री मिलेगा? ये सीन बदला है। आप देखिए लगातार 10 सालों से हम देख रहे हैं, 1 दशक से, कि खेती किसानी और किसान के जीवन पर मीडिया भी इतना बड़े लेवल पर प्रयास कर रहा है। मीडिया लगातार कोशिश करता है कि अच्छे किसानों की, जैविक खेती करने वाले किसानों की सक्सेस स्टोरी ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट हो, उन पर ज्यादा स्टोरीज बने। आप देखेंगे मीडिया, अखबार, टेलीविजन, सब दृष्टि से लगातार खेती किसानी में इस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है। और हर चीज की सफलता के लिए सबसे पहले माहौल बनना जरूरी है। माहौल बनेगा तभी हम जैविक के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये बात भी बहुत सत्य है कि इस महामारी में कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जयपुर के एक भंवर सिंह पीलीबंगा है, जिनको मैं जैविक योद्धा कहता हूं। लॉकडाउन जैसे इतने मुश्किल भरे वक्त में जब सब लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय इस व्यक्ति ने पूरे शहर में जैविक सब्जियां उत्पादित कर अपने खून पसीने की मेहनत से लॉकडाउन में वो अपने खेत में रहे और उन्होंने घर घर होम डिलीवरी, जैविक सब्जियों की होम डिलीवरी की आपूर्ति की। जहां जहां से मांग आती, हमें जैविक सब्जियां चाहिए, वहां उनकी गाड़ी जाती, उनके घर तक वो जैविक सब्जियां पहुंचाने का इतना बड़ा काम भंवर सिंह पीलीबंगा ने किया, जो जैविक के मास्टर ट्रेनर भी हैं। और कई घंटों तक आप उनसे कहें कि जैविक पर बात करनी है तो वो बात कर सकते हैं। ऐसे कई किसानों की रोचक कहानियां हैं हमने जिन पर बनाई और जिनसे निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ। मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे एक नीरज प्रजापति करके एक मात्र 22-23 साल का युवा है। साइकिलिंग के जरिए पूरे देश में कोने कोने में घूमकर 1,11,111 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके जैविक संचार और जैविक जागरूकता का संचार करने का बहुत अहम काम कर रहे हैं। एक दिन में वो कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, फिर रुकते हैं, गांव के किसानों से मिलते हैं, जैविक खेती की उपयोगिता पर अपनी बात रखते हैं, उनके खेतों का वो विजिट करते हैं, अगले दिन फिर उठते हैं साइकिल पर और फिर निकल जाते हैं और फिर निकल के वो आगे चलते हैं, फिर दूसरे गांव जाते हैं। अभी तक उन्होंने करीब 35,000 की साइकिलिंग यात्रा देश भर में पूरी कर ली है। नीरज प्रजापति हैं हरियाणा सोनीपत के। एक ही लक्ष्य है, देश को पूरी तरह से जैविक बनाना, और जितने किसानों को वो जैविक से जोड़ सकते हैं, जितने किसानों के बीच में जैविक संचार को वो ले जा सकते हैं, उतना वो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नीरज प्रजापति हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं, तो मैं उनका भी यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, जिनका लक्ष्य है 1,11,111 किलोमीटर। हमारे सीकर के बेरी गांव की एक संतोष देवी हैं, वो अनार की खेती करते करते उन्होंने महसूस किया कि अनार की खेती से जब लाभ हो रहा है तो क्यों ना इसको जैविक तरीके से किया जाए। जब वो जैविक तरीके से करने लगी तो उनकी इनकम लाखों में पहुंची। आज वो एक सफल, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट महिला के रूप में कई राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित होने वाली एक गांव की महिला कर्मयोगी किसान। मैं इन्हें दीपक जी इस अवसर पे खेत खलिहानों की नायिका, लोग कहते हैं कि केवल मेल ही, यानी मेल के जो फार्मर्स होते हैं उन्हीं का दबदबा है, लेकिन अब समय बदला है। अब खेत खलियाना की नायिकाएं जो हैं वो बहुत आगे हैं। और संतोष पचार है एक और सीकर जिले की महिला किसान, जिन्होंने खेत से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, गाजर की एक बीज का विकास किया और 18 दिन तक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के मेहमान के तौर पे राजस्थान की एक छोटे से गांव की, छोटे से खेत की महिला को बतौर खेती किसानी के विशेषज्ञ संतोष जी पचार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में 18 दिन तक वहां राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिला। तो इस प्रकार से अब एक योजना जो है जिसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार युवाओं की जिज्ञासाओं की बात हो रही है, तो मैं एक योजना जिससे केंद्र सरकार ने, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि जैविक खेती बातों ही बातों से नहीं आएगी, जैविक खेती लाने के लिए एक योजना भी जरूरी है। तो
परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम से। जिन लोगों ने ये नाम सुना है वो किसान भाई नेट पे भी देख सकते हैं, और वो जाकर परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती में मिलने वाले अनुदान, जैविक आदानों पर मिलने वाले अनुदान और इस योजना से जुड़कर वो जैविक खेती में अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। अब चूंकि बात युवाओं की चल रही है तो मैं युवाओं के लिए सबसे ज्यादा परियार जी मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, आप 3 मिनट के अंदर समअप कर देंगे सर? जी दीपक जी बिल्कुल, बस मैं लास्ट अपनी बात को युवाओं के साथ दीपक जी मैं इस बात को समाप्त करूंगा। चूंकि बात युवाओं की हो रही है, दीपक जी ने भी वहां से ही स्टार्ट किया था और मैं समझता हूं कि युवाओं के बिना बात अधूरी है, मैं समझता हूं। तो एक अभी योजना चल रही है आर्या योजना। इस कोरोना महामारी के संकट के बाद किसान युवा लोग जो बाहर गए थे वो वापस अपने गाँव की तरफ लौटे। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, इनको गांव में लाकर, गांव में सबसे बढ़िया क्या हो सकता है कि जैविक उत्पाद तैयार कर उनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए। जब तक युवा आकर उस अपने एक उद्योग के तौर पे उसको नहीं लेगा, खेती किसानी में अपनी प्रोसेसिंग, आप देखिए आंवले से आपकी मुरब्बा, कैंडी, अचार, बहुत सारे ऐसे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं जिनको अगर युवा चाहेगा तो वो गांव में लाकर, एक और ऐसी योजना जो किसी न किसी रूप में जैविक खेती के साइकिल के साथ ही जुड़ी हुई है, उसका नाम है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। वो नाबार्ड की तरफ से कंप्लीटली फाइनेंस्ड है। गांव में युवा चाहे तो इन दोनों योजनाओं से जुड़कर बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। और आगे आने वाला समय कृषि का है, कृषि शिक्षा का है और कृषि में उद्यम पैदा करने का है, उद्यमशील बनने का है। और मेरा ये वादा है, ऐसे कई असंख्य किसान हैं जिनकी मैं लिस्ट दीपक जी को दे दूंगा। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं। जोधपुर के ललित देवड़ा ने एमबीए करके 20 लाख का पैकेज छोड़ा और आज केवल जैविक खेती, फूलों की खेती और कृषि पर्यटन के जरिए अपनी आमदनी को 50 लाख तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाला समय युवाओं के लिए कृषि में बहुत ही सुनहरा है। और मेरी एक अपील, मेरा एक बहुत ही विनम्र आह्वान, खेती किसानी को मोह से लाभ का सौदा समझते हुए जोड़िए और फिर देखिए आपके लिए यह सौदा कितना लाभकारी बनता है। असीम, अनंत, अपूर्व और असीमित, अपरिमित संभावनाएं हैं कृषि में, और खेती किसानी से जुड़िए। और अब वैसे भी समय बैक टू रूट्स का है और ये कोरोना महामारी के बाद लगातार लोग इस बात के आगे जुड़े। दीपक जी का, राजदीप जी का और कर्ट्स का और हमारे सभी सम्माननीय विशेषज्ञों का इस अवसर पर एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और धन्यवाद। जय अन्नदाता, जय भारत। धन्यवाद परियार जी, बहुत बढ़िया बोला आपने। और एक संदेश आपने, मैं सारांश करके आपका बताता हूँ, एक संदेश जो निकल के आया वो है कि संचार माध्यमों का मतलब केवल अखबार में छपना नहीं है, संचार माध्यमों का मतलब टीवी पे आना नहीं है। संचार माध्यम किसी भी रूप में हो सकते हैं। पारिक जी, पाटीदार जी, पीली बंगा जी, जो भी आपने नाम लिया, या साइकिल यात्रा करने वाले, सभी एक अपने आप में संचार माध्यम है। और इससे न केवल प्रोत्साहन मिलता है बल्कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी बहुत इफेक्टिव रूप में होता है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब कुछ प्रश्न हैं हमारे बीच में जो आए हैं, इनको मैंने सारांशित किया है सभी प्रश्नों को, तो मैं एक एक करके पूछता हूं, मैं बोलता हूं इनका। सबसे पहला प्रश्न ये है सर कि देश की जनसंख्या को देखते हुए अगर हम ये तय कर लें कि केवल जैविक उत्पाद का ही कंजम्पशन करना है, उपभोग करना है, तो क्या देश की जनसंख्या अगर सब कुछ ये करने लगे तो इतना पर्याप्त हमारे पास है भोजन उपलब्ध जैविक का? अरुण शर्मा जी सर आप बताएंगे इसका? सर हाँ, वो मैंने अपने जो उद्बोधन में एक छोटी सी बात कही थी। हाँ सर, आवाज आ रही है थोड़ा जोर से। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? वॉल्यूम रेस कर लिए सर थोड़ा सा। अच्छा। वॉल्यूम, आवाज अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? सर बोलिए सर। देखिए, मैंने अपने जो उद्बोधन में एक छोटी सी चीज कही थी कि एकदम अगर हम कहीं शिफ्ट हो जाएंगे कि साहब रासायनिक से एकदम जैविक पे आ गए तो 1 साल में हमारा तकलीफ होगी। जी सर। अब इसमें 2 चीज हैं। जो हमारे बहुत ज्यादा रासायनिक वाले इलाके हैं उनमें धीरे धीरे आप जैविक में आइए 3-4 साल में। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश या हमारे भी जो चंबल वाले इलाके हैं, उत्तरी राजस्थान है,
वहां धीरे धीरे आइए। लेकिन जो हमारा 60% रेन फेड इलाका है, वर्षाधीन इलाका है, जहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत कम यूज होते हैं, उसमें हम तुरंत अगर जैविक में आएंगे तो कोई घाटा नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से हम अपने को जैविक में परिवर्तित करेंगे तो कहीं कोई अन्न की समस्या नहीं होगी, कोई खाद्यान्न की समस्या नहीं होगी। अभी भी समस्या ज्यादा वितरण की है, खाद्यान्न की नहीं है। धन्यवाद। सर वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लीजिए सर। हेलो। हाँ रोहित जी, आपके लिए प्रश्न है, जैविक व अजैविक उत्पाद में उपभोक्ता अंतर कैसे करे? सबसे पहले मार्केट में अगर हर बाजार में, हर दुकानों में जैविक ही मिलने लगे पैक्ड आइटम, तो उसको उस पे उसकी सत्यता पे कैसा विश्वास करे सर? ये उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्न है और सभी उपभोक्ता ये पूछते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अजैविक के नाम पे लोग जैविक बेच रहे हैं? जैविक के नाम पे अजैविक बेच रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ जगह तो हो भी रहा है। और पर इसकी सत्यता जांच करने के लिए कंज्यूमर्स को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा और जानना पड़ेगा कि जैविक की पहचान कैसे करें। इसके लिए जो भी जैविक बेचने वाले लोग हैं उनसे उपभोक्ताओं को ट्रेसेबिलिटी मांगनी चाहिए कि वो ट्रेस कर सकें कि उनका खाना आ कहाँ से रहा है। अगर आप कोई उपभोक्ता किसी स्टोर पे जाता है, वो ये सवाल करे कि उसने ये जो दाल उठाई है, उड़द की दाल है ना, वो कहाँ से आई है, कौन से किसान ने उगाई है, तो वो एक ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करने की हेलो सुन पा रहे हैं? हाँ, तो वो ट्रेसेबिलिटी को जब अगर उपभोक्ता डिमांड करेगा। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो वो जो ट्रेसेबिलिटी की डिमांड करेगा उपभोक्ता, जो भी व्यक्ति जैविक बेच रहा है, तो एक तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि ये जो लोग इसको बेच रहे हैं वो क्या जैविक जीवन शैली जी रहे हैं क्या। और उसके अलावा बहुत से उत्पाद को हम देखकर भी, उसके स्वाद से भी बहुत सी चीजों का पता चलता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए और वो एक्सेस होना चाहिए उपभोक्ता को कि जिसने उगाया है वो वहां पर कभी भी उसके बारे में जान सके और उसके खेत पर जा सके। हमने हमारे स्टोर पे तो यही किया हुआ है कि अगर कोई भी आता है और वो पूछता है कि उत्पाद कहाँ से हुआ है, तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं कि ये चीज कहाँ से हुई है। और सर्टिफिकेट इसमें मदद नहीं करता है कंज्यूमर का विश्वास जीतने में। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट है तो लोग मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे पता लगाया जा सके कि ये जैविक उत्पाद आया कहाँ से। सर डॉक्टर एस.के. शर्मा जी के लिए प्रश्न है सर, जैविक खेती और उसका उपभोग मार्केट में उसको बेचने के लिए क्या मूल मंत्र किसानों को आप देंगे, कंज्यूमर्स को देंगे, मंडी तक पहुंचे और मंडी से वो एंड यूजर यानी कंज्यूमर्स तक पहुंचे सर? अभी जो मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए क्या चुनौतियां हैं उनके सामने? सभी को नमस्कार। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि जैविक खेती में जो मुख्य समस्या हमारे किसान भाइयों को, और खास तौर पर जो किसान भाई छोटे मझले किसान हैं, अगर वो मार्केट में अपना सामान जैविक खाद्य उत्पाद ले जाना चाहते हैं तो उनको या तो समूह में काम करना पड़ेगा या प्रोड्यूसर कंपनी बनानी पड़ेगी। जो अभी ये उदाहरण देखा गया है कि जो किसान एक प्रोड्यूसर कंपनी और समूह में काम करते हैं, वैल्यू चेन माध्यम से काम कर रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो किसान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो सामान है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे कि एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ कि कुछ किसान अपनी काफ़ी सब्जियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनका समूह नहीं होने के कारण एक तो उनका उत्पादन कम हो रहा है। एक प्रश्न आपका ये भी था साथ में, जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, कि जैविक खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करें। उसमें मुख्य बात यह है कि अगर वो इसमें तकनीकी सलाहकार रखते हैं। कई बार अभी क्या हो रहा है कि जैविक तकनीक का पूरा ज्ञान अभी किसानों को नहीं है, क्योंकि ये जो रासायनिक खेती है उससे ज़्यादा ज्ञान इसमें चाहिए। अगर आप जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे मेरे खुद के खाने के लिए करना है, कि मार्केट के लिए करना है, कि मुझे एक्सपोर्ट के लिए करना है। देखिए, आपने कहा कि अभी ट्रेसेबिलिटी, अभी रोहित जी ने बताया, अगर आप वास्तव में जैविक खेती का बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा। और आपको उसके लिए जिन किसानों ने समूह बनाकर तकनीकी एक्सपर्ट इसके साथ रखे हैं कि भाई मेरे को 20 हेक्टेयर में जैविक खेती करनी है,
अब आप एक पूरा चक बनाओ कि भाई हमें 100 हेक्टर की जैविक खेती करनी है, उसके लिए कितने आदान चाहिए, कहाँ से आएगा, जैविक के है कि नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है, फिर इसका मार्केट कहाँ होगा। तो आप जब क्रॉप प्लान बनाओ तो उन्हीं सब्जियों को, उन्हीं फसलों को लो जो कि आपको मार्केट ओरिएंटेड है, और या आप समन्वित सिस्टम मॉडल कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको व्यक्ति रखने पड़ेंगे। अभी हमारे पास अभी 100 एकड़ का एक प्लान बना पूरा, जिसमें कि ये है कि पूरा मॉडल उन्होंने, पूरा वैल्यू चेन अगर मॉडल बनाते हैं तो मार्केट की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ट्रेसिबिलिटी सिस्टम हो गया, बच्चे आप रख रहे हैं, ग्रेजुएट या इस बारे में समझते हैं। हमारे किसान भाई ने क्या है कि ये चालू तो कर दिया कि 20 हेक्टर 10 हेक्टर, अभी परियार साहब भी उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनके पास क्या है कि थोड़े समय तक चलता है, कहीं पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई, कहीं पेस्ट आ गया, कहीं डिजीज आ गया, फिर मार्केट और नहीं मिला। तो उनके तकनीकी ज्ञान के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि रिसोर्स सिस्टम। उन्होंने एक प्लान लिया है कि मैं मक्का के भुट्टे लूंगा, बाद में जीरा लूंगा जैविक, और हमारे पास उसमें 10 टन वर्मी कंपोस्ट डालने के लिए चाहिए, 5 क्विंटल नीम की खली चाहिए, ग्रीन मैन्योरिंग चाहिए। उसका प्लान उन्होंने किया ही नहीं। जब जरूरत पड़ी तो मार्केट में जा रहे हैं तो हायर तो कॉस्ट मिल रही है उनको, और फिर पता लगा है कि इसकी मार्केटिंग का चैनल भी मेरे पास नहीं है, तो वही कॉमर्शियल भाव में उसको बेचना पड़ रहा है। तो आपको जब तक एक वैल्यू चेन प्लान बना के समूह आधारित करके नहीं करेंगे, ये निश्चित बात है कि उसमें उतना हम मार्केट की स्केल और स्पीड का फायदा नहीं ले सकते। तो अगर आप मार्केट में उतरना चाहते हैं तो बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में आते ही आपका इंडस्ट्रियल अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। सिंपल केवल परंपरागत कृषि विकास योजना से नाम मात्र से अगर किसान जुड़ जाता है 2 हेक्टर, आधा हेक्टर या 1 हेक्टर के साथ जुड़ के और अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पैदा कर लेता है, तो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, उसको माल को खरीदने के लिए आएगा कौन? फिर उसकी इंटरनेट पे विजिबिलिटी नहीं है। हमारे पास यहाँ किसान आ रहे हैं कि साहब हमें अभी जैविक गेहूं दे दो। अब हमारे को ये नहीं पता है कि जैविक गेहूं किसके पास उपलब्ध है। किसान कह रहा है कि साहब जैविक गेहूं मेरे पास है, उसको बिकवा दो। तो एक प्लेटफॉर्म जब वो खुद का अपना नहीं बना लेगा, ये बड़ा मुश्किल है कि उसको मार्केट अवेलेबल होगा। हाँ, ऐसे उदाहरण अभी सक्सेसफुल हैं, कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हमारे राजस्थान से कुछ किसान कर रहे हैं, जयपुर से हैं, सीकर से हैं, और कुछ किसानों ने अभी एनजीओ के माध्यम से और जो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से उदयपुर में काम शुरू किए हैं, उनको मार्केट मिलने लगा है। तो आपको कोई ना कोई फोकल चैनल इसके लिए तैयार करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा होगा। क्योंकि जो ही आप मार्केट की बात करते हैं, आप बिजनेस में आ गए। बिजनेस में आने का बात है कि आपको इसके जो बिजनेस के रूल्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने कई प्रश्नों का, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें एक जवाब में ही सारे प्रश्न आपने बता दिए हैं, उसको उत्तर बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास केवल एक अंतिम प्रश्न है, वो सभी स्पीकर्स के लिए सर। वो ये है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और क्या कर सकती है या उसको क्या करना चाहिए? सरकार की जो दोहरी नीति है, जो मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया था सर, कि एक तरफ किसानों को वो यूरिया डीएपी भी देती है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ाना भी चाहती है। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है सर? अरुण शर्मा जी, आप शुरू करें सर। देखिए, योजना तो शुरू करी थी सरकार की। जो योजना थी परंपरागत कृषि विकास योजना, उसमें ये था कि कुछ मॉडल इस तरह से बन जाए जिसमें, और अभी भी जो योजना अगर बननी चाहिए तो वो यही है कि किसान देखकर ही सीखेगा या किसान देखकर ही करेगा। हर ऐसे किसानों के मॉडल बने जहां पर जैविक खेती हो, उसकी प्रोसेसिंग हो, और इस तरह के 1-2 एफपीओ जरूर बने हर जिले में। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा और एक शहर में एक व्यवस्था हो, हर शहर में। ऐसे अभी गाजियाबाद में पहली बार शुरू हुई है। हर शहर में वीक में एक बार जो है एक जैविक हाट या जैविक बाजार सरकार की तरफ से लगे, इसमें वो सब किसान आए और उपभोक्ता आए। वो जब आप इस तरह का सिस्टम दोनों कर पाएंगे तो एक तो जैविक बढ़िया फार्म और दूसरा जैविक मार्केट की एक प्लेस, ये 2 चीज जब सरकार की तरफ से होंगी तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। रोहित जी सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी। जैसा कि इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि कई उपभोक्ताओं की ये शिकायत है कि अगर वो जैविक लेना चाहते हैं लेकिन मार्केट में अजैविक के मुकाबले बहुत महंगा है, इसलिए वो महंगा नहीं खरीद सकते, तो वापस उनको नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरफ ही आना पड़ता है। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है सर?
मेरा तो जो ये पूरे वैल्यू चेन को देखते हुए लगता है और 10 सालों में जो अनुभव आया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को दूसरी चीजों पे तो पैसा खर्च करना कोई चुभता नहीं है, पर जब वो खाने पर करता है, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी हो गई है कि जब वो खाने पर पैसा खर्च करता है तो उसको दिखता है कि वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। जबकि हमारी स्टडी है, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो हमारा तो पूरा सर्वे और हमने रिसर्च सब कुछ कराया हुआ है कि अगर एक आम व्यक्ति अगर जैविक पर शिफ्ट होता है पूरा, तो उसका जो किचन है, उसका अगर वो 5,000 रुपए का खर्चा कर रहा है तो वो 8,000 रुपए तक उसका पहुंच जाता है। तो 3,000 रुपए महीने का खर्चा बढ़ता है। तो फर्स्ट तो वो महंगा नहीं। दूसरा, उसके बाद अगर हम देखें कि जो भी किसान जैविक पर आना चाह रहा है, आज खेती, जैसा कि ना परिहार साहब ने बताया कि किसान का बेटा खेती करना ही नहीं चाहता। आज अगर हम देखेंगे तो थोड़े टाइम में लोग खेती से हट जाएंगे। अगर जैविक खेती से किसानों को बाजार मिलता है, उनको उनके उत्पाद का सही दाम मिलता है और वो खेती बरकरार रखते हैं, तो एक कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है कि वो उन किसानों को सपोर्ट करें ताकि वो पैसा किसानों तक पहुंचे। सेकंड, अब जैसे ये जैविक है, वो देखा जाए तो अभी भी बहुत छोटे रकबे में होता है, बहुत परसेंटेज वाइज काफी कम है। तो उसका पूरा जो वैल्यू चेन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसका स्टोरेज हो गया, उन सब में कॉस्ट लगती है। आज अगर हम अगर एक राजमा बेच रहे हैं तो राजमे का ट्रांसपोर्टेशन हमें 10 रुपए पड़ रहा है, वही कोई व्यक्ति अगर मंडी में ले रहा है तो उसको 1 रुपए पड़ रहा है। तो ये भी जैविक में बड़ी समस्या है, क्योंकि वॉल्यूम, कम वॉल्यूम पे काम हो रहा है, वो कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसके रखरखाव की कॉस्ट ज्यादा है। अब किसी को कोई भी अनाज स्टोर करना है तो सीधा स्प्रे किया, उसके स्टोरेज में फ्यूमिगेट किया, स्टोर हो गया। जैविक पे स्टोर करने वाले को इतनी समस्या है कि उसका कहीं माल कीड़े लगने से खराब होगा, कहीं रख रखाव पे खर्चा ज्यादा आएगा। तो ये सारी चीजें कॉस्ट बढ़ाती है। तो जैविक महंगा तो हो रहा है, पर अगर हम हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये जो बजट है वो कुछ भी नहीं है जो हम दूसरी चीजों में खर्चा कर रहे हैं उसके सामने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं और आप सभी को वीरेंद्र परिहार जी, अरुण शर्मा जी, रोहित जैन जी और डॉक्टर एस के शर्मा जी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे। और मैं मेरे साथी राजदीप पारिक जो मेरे इस परियोजना से भी जुड़े हुए हैं, जो आप कट्स में कर रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव दें। धन्यवाद दीपक सर। हमारे आज के वेबिनार के 4 की स्पीकर्स डॉक्टर एस के शर्मा जी, जोनल डायरेक्टर रिसर्च MPUIT उदयपुर, जिन्होंने वर्तमान पेंडेमिक में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्या रोल है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी। और मिस्टर रोहित जैन, बैंडियन रूट्स उदयपुर और ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, जिन्होंने जो है कैसे अपन जैविक खेती में और जैविक उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग उनकी अपन कर सकते हैं उसके बारे में अपनी जानकारी और अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए आज के इस वेबिनार में। और डॉक्टर AK शर्मा जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट काजरी जोधपुर संस्थान से, जिन्होंने एक किसान किस तरीके से अपना एक जैविक मॉडल खेत तैयार कर सकता है छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने जो है पशु, पेड़ और फसल का इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने बताया और एक आरोग्य वाटिका के बारे में बताया। और मिस्टर वीरेंद्र परिहार जी, जो कार्यक्रम निर्माता दूरदर्शन किसान चैनल जयपुर से हैं, उन्होंने जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने में जो है संचार माध्यमों की क्या उपयोगिता हो सकती है और ऐसे सफलतम किसान जो वर्तमान में जैविक खेती कर रहे हैं और जिन्होंने जैविक के नाम को बहुत आगे तक लेके गए हैं, उनकी सफलता की कहानियां हम लोगों से शेयर की। आज के इस वेबिनार में मैं सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जो वेबिनार है कट्स भी इसमें 2013 से जैविक खेती के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसमें प्रो ऑर्गेनिक के नाम से परियोजना चलाई जा रही है और हम पिछले 5-6 सालों से 10 जिलों में राजस्थान के काम कर रहे हैं, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें जैविक उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं के बीच में मांग बढ़ाना और साथ ही साथ किसानों को भी जो है जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य जो है। और नीतियों में इसके लिए सुधार के लिए सरकार के साथ में बैठ के बातचीत करना और जो है इसमें विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके माध्यमों से किसी भी तरीके से उत्पाद के उपभोग को काम कर रहे हैं।
इस वेबिनार को जो है हमारे विभिन्न युवा साथी, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स डिग्री वाले हैं, बैचलर्स हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, हमारे सभी जिलों के किसान साथी हैं, हमारे संस्था प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि अगर जैविक खेती के बारे में इसी तरीके से चर्चाएं और इसी तरीके से सभी लोगों की समन्वित कोशिश होती रहेगी तो हम इसे एक आंदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे। और आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि पूरे भारत में जैविक खेती का प्रचार प्रसार विस्तारित होगा। और जो एक बात मैं अपनी कहना चाहूंगा सभी उपभोक्ताओं से भी और किसान भाइयों से भी कि जैसे हम हमारा फैमिली डॉक्टर चुनते हैं, वैसे अगर हम एक हमारा फैमिली किसान चुन लें तो न तो किसी किसान को मार्केटिंग करने की जरूरत रहेगी और न किसी उपभोक्ता को इसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत रहेगी। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से इस वेबिनार के माध्यम से सभी को संदेश है। आप लोगों ने वेबिनार को सुना और बहुत अच्छे विचार हमारे